टीएनसी नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। एमपीसीएचओ और राजस्थान सीएचओ स्पेशल कम्युनिटी हेल्थ की इस धमाकेदार और जबरदस्त कॉन्सेप्ट वाली क्लास में फिर से आपका स्वागत है बच्चों। और हमने इस चीज की जिम्मेदारी ले ली है कि कम से कम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का तो बेड़ा पार आपका इस तरीके से लगाया जाए कि सीएचओ के एग्जाम में आप बैठो तो आपको पेपर देख के हंसी आए कि आखिरकार सवाल पूछे क्या, इस टाइप के सवाल, इतने आसान सवाल कैसे पूछ लिए। और वो सिर्फ इस वजह से साबित होगा, इस चीज की वजह से साबित होगा कि आपने जो है वो टीएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे प्रसारित होने वाली कम्युनिटी की स्पेशल क्लास आपने ज्वाइन की है। हमारी पहली क्लास सक्सेसफुली कंप्लीशन हो चुकी है और हमने जो पढ़ा वो बीएमडब्ल्यू के ऊपर अपडेटेड और लेटेस्ट गाइडलाइन पढ़ी थी। आज की जो क्लास है बच्चों, दिस इज आवर क्लास सेकंड, क्लास 2 है अपनी। और ये जो क्लास 2 है बच्चों वो किस चीज के ऊपर बेसिस है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग स्पेशल क्लास में, राजस्थान और एमपीसीएचओ स्पेशल क्लास में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज हम जिस टॉपिक का नस्ता नाबूद करेंगे वो टॉपिक है वैक्सीन। और आज की क्लास का टाइटल जो है बच्चों वो है बेसिक्स ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन्स का बेसिक्स हम पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है बच्चों, अब मुझे भी नहीं पता ये क्लास कितना टाइम लेने वाली है, 1 घंटे की होगी, 2 घंटे की, आधे घंटे की, कितना टाइम होगा, पर ये जो क्लास है हम जो शुरुआत करें वो बेसिक्स ऑफ वैक्सीनेशन से या बेसिक ऑफ वैक्सीन से शुरू करेंगे और इसको एडवांस तक लेके जाएंगे, लेटेस्ट और अपडेटेड गाइडलाइन तक लेके जाएंगे। फिलहाल 2023 तक, दिसंबर 2023 तक आखिरकार कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग या प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन में चल क्या रहा है। शुरुआत करते हैं हम इस टॉपिक की। और हम जो सबसे पहले जो पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे वैक्सीन की। वैक्सीन जो है वो आखिरकार होती क्या है, वैक्सीन जो है वो आखिरकार होती क्या है, इस चीज से शुरुआत करेंगे और उसके बाद में सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। अब देखिए वैक्सीन क्या होती है बच्चों, इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है, इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस that provide protection against specific disease। वैक्सीन क्या होती है बच्चों, सब्सटेंस होता है, इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है जो एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए बनी हुई होती है। वो चाहे लाइव हो सकती है, वो किल्ड हो सकती है, वो सब यूनिट में हो सकती है, वो प्रोटीन हो सकती है, वो पॉलीसेकेराइड हो सकती है, वो टॉक्सोइड हो सकती है, वो कंबाइंड हो सकती है, रिकम्बाइंड वैक्सीन हो सकती है। बहुत सारी टाइप की वैक्सीन होती है, पर उसका बेसिक्स क्या होता है, वो होती क्या है, इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है जो एक विशेष टाइप की डिजीज के लिए बनी हुई होती है। वैक्सीन जो है बच्चों, वैक्सीन जो है अगर यहां से सवाल पूछा जाए तो क्या पूछा जा सकता है, वैक्सीन जो है वो आपको ऑफर करती है क्या, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अगर सवाल पूछा जाए लेवल ऑफ प्रिवेंशन से सवाल पूछा जाए कि वैक्सीन जो है वो किस टाइप का प्रिवेंशन आपको प्रोवाइड करती है, किस लेवल का प्रोवाइड करती है, तो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, प्राइमरी लेवल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि किस टाइप का प्रोटेक्शन मिलता है, तो प्राइमरी लेवल का प्रोटेक्शन यहां पे मिलता है। एक्सेप्ट, यहां का भी एक्सेप्ट क्या होगा, ऑल वैक्सीन्स। एक चीज बता देता हूं बच्चों, ऑल वैक्सीन्स प्रोवाइड प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन, एक्सेप्ट किसके अलावा, एक्सेप्ट बीसीजी वैक्सीन। आप में से कोई बता सकता है क्या, जरा लगाइए दिमाग, अपना दिमाग को दौड़ाइए, क्या बीसीजी वैक्सीन नहीं प्रोवाइड करती? बीसीजी वैक्सीन प्रोवाइड करती है प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन भी, पर इसका एक यूज और होता है, और वो कहां पे होता है बच्चों, ये यूज की जाती है, बीसीजी को एक्सेप्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि यूज्ड फॉर, इसके अलावा देखिए बीसीजी तो पहली बात है, बीसीजी वैक्सीन जो है वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं किसके खिलाफ, टीबी के खिलाफ। किसके खिलाफ बच्चों, टीबी के खिलाफ। और टीबी भी कौन सी टीबी के खिलाफ, पल्मोनरी टीबी के खिलाफ 0% एफिकेसी है, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। अगर आपको फेफड़ों की टीबी हो रखी है तो बीसीजी वैक्सीन को देने का कोई सारांश, कोई मतलब नहीं निकलता। बीसीजी वैक्सीन जो है वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, किसके लिए बच्चों, एक्स्ट्रा पल्मोनरी
एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के अंदर हमें प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। ये होता है इसका प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में कब आती है, क्योंकि जब बीसीजी वैक्सीन जो है वो यूज की जाती है बच्चों किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैडर कैंसर, कि बीसीजी वैक्सीन को ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज की जाती है। तो ये सिर्फ प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं है, ये सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन जिसमें अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। तो ब्लैडर कैंसर में पूछा जाए कि इन ब्लैडर कैंसर बीसीजी वैक्सीन प्रोवाइड विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन बीसीजी वैक्सीन आपको प्रोवाइड करती है। अब हम आगे बात करें बच्चों, अब हम आगे बात करें वैक्सीन के बारे में। अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट वैक्सीन जो है वो कौन सी डिस्कवर हुई थी, पहली वैक्सीन जो थी वो कौन सी बच्चों, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वो सबसे पहले इन्वेंट की गई थी। सोच क्या रहे हो, मेरी तरफ क्या देख रहे हैं आप, फर्स्ट वैक्सीन जो है वो स्मॉल पॉक्स की इन्वेंट की गई थी। और ये जो वैक्सीन है वो वैक्सीन है बच्चों, ये वैक्सीन किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी, तो आप किसका नाम लोगे बच्चों, ये एडवर्ड जीनर ने सबसे पहले क्या किया था, आपका फर्स्ट वैक्सीन का इजाद किया था। और वो कौन सी वैक्सीन थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी, एडवर्ड जीनर। और ये जीनर कौन सा, आपका काइली जीनर वाला नहीं है, आपने काइली जीनर का नाम मत ले देना। यहाँ पे काइली जीनर अलग से है, वो पॉप स्टार है, उनका अलग मामला चलता है। ये जो है वो एडवर्ड जीनर है। और ये एडवर्ड जीनर जो है इन्होंने कब किया था बच्चों, इन्होंने कब किया था 1796 में स्मॉल पॉक्स का जो है वो वैक्सीन का इजाद किया था। तो पहली वैक्सीन ये है। इसके बाद में अगर सेकंड वैक्सीन का आपको पूछे थे कि दूसरी वैक्सीन कौन सी थी, तो सबसे पहले देखिए इनके बीच में कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि पहली वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स थी या रेबीज थी या एंथ्रेक्स थी। तो इस दुनिया में सबसे पहले जो वैक्सीन खोजी गई थी वो स्मॉल पॉक्स थी। और स्मॉल पॉक्स को किसने खोजा था, आपको एडवर्ड जीनर ने खोजा था। इसीलिए एडवर्ड जीनर ही क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ वैक्सीनेशन। कौन कहलाते हैं बच्चों, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन कहलाते हैं, एडवर्ड जेनर कहलाते हैं। और वो क्यों कहलाते हैं, पहली बात तो यह कि पहली वैक्सीन का इजाद किया था। दूसरी बात यह कि वैक्सीनेशन वर्ड कोइंड बाय एडवर्ड जेनर। एक पॉइंट और लिख लीजिए कि वैक्सीनेशन वर्ड कोइंड बाय किसके द्वारा हुआ था, आपका एडवर्ड जीनर के द्वारा। तो ये वैक्सीनेशन वर्ड देने की वजह से फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहलाए। वैक्सीन वर्ड किसने दिया था, वैक्सीन वर्ड कोइंड बाय किसके द्वारा दिया गया था बच्चों, ये आपका लुइस पास्चर भाई साहब ने दिया था। आपके यहाँ पे वैक्सीनेशन बेसिक्स ऑफ वैक्सीन पढ़ेंगे तो दो टाइप के भाई साहब आते हैं। एक भाई साहब आते हैं जिन्होंने स्मॉल पॉक्स को दिया था, उनका नाम एडवर्ड जेनर है। और जिन्होंने वैक्सीन का नाम दिया था वो कौन, आपके लुइस पास्चर है। अब हम देखेंगे सबसे पहली जो वैक्सीन थी बच्चों कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स के लिए बनी थी, जिसको क्या बोलते हैं, छोटी माता बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स के लिए। उसके बाद में बच्चों रेबीज की वैक्सीन बनी थी। उसके बाद में बच्चों एंथ्रेक्स की वैक्सीन बनी थी। ये तीन चीजें हैं। और इन तीन चीजों में स्मॉल पॉक्स को किसने बनाया था, एडवर्ड जीनर ने। और इन दोनों के ऊपर अगर नाम आएगा तो आपका किसका आएगा बच्चों, पास्चर का नाम आता है। किसका नाम आता है, लुइस पास्चर का नाम यहाँ पे आपको देखा जाता है। तो ये स्टार्टिंग की वैक्सीन थी कि कौन सी वैक्सीन को किसने कब इजाद किया था। अब हम आगे देखेंगे तो क्या देखेंगे बच्चों कि स्मॉल पॉक्स जो है वो अब इराडिकेट हो चुकी है। इंडिया जो है वो स्मॉल पॉक्स फ्री है। क्या स्मॉल पॉक्स अब है नहीं। तो ये जो वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो अब जो है वो नॉट इंक्लूडेड इन NIS क्या है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। क्या NIS, तो NIS में स्मॉल पॉक्स नहीं है। तो हमें इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। हालांकि वो कब हुआ था, लास्ट सीन कब देखा गया था, वर्ल्ड कब फ्री हुआ था, वो सारी चीजें अब आगे हम पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे, एक बार हम वैक्सीनेशन के बारे में देखेंगे। अब वैक्सीन के बारे में क्या पढ़ेंगे, वैक्सीन जो बच्चों मोस्टली देखिए मेनली जो होगी वो दो टाइप की वैक्सीन होंगी। वैक्सीन जो होंगी
वो 2 टाइप की वैक्सीन होंगी। हम मेनली 2 टाइप की पढ़ते हैं, उसके अलावा भी पढ़ेंगे जिसको सब यूनिट वैक्सीन बोलते हैं। एक होती है बच्चों लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन देखेंगे। एक देखेंगे बच्चों हमें किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन। और तीसरा जो देखेंगे बच्चों हम क्या देखेंगे, सब यूनिट्स देखेंगे, सब यूनिट। इस सब यूनिट के अंदर 6-7 टाइप की वैक्सीन आती है, वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी जरूरी है। उसमें से कुछ वैक्सीन है जैसे कॉन्जुगेटेड वैक्सीन आएगी, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आएगी, पॉलीसेकेराइड वाली वैक्सीन आएगी, टॉक्सोइड की वैक्सीन आएंगी, वो सारी भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे लाइव वैक्सीन। क्या वो देखेंगे बच्चों, लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन इनको क्यों बोलते हैं, लाइव वैक्सीन क्यों कहलाती है, ये लाइव वैक्सीन इसलिए कहलाती है क्योंकि इसके अंदर लाइव ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं सामने वाले पर्सन के अंदर। बट ये कौन से होते हैं, ये होते हैं बच्चों एटनीट्यूएड होते हैं। एटनीट्यूएड का मतलब क्या होता है, इनको कर दिया जाता है, इनकी वीरुलेंस को कम कर दिया जाता है। एटनीट्यूएड का क्या मतलब होता है, डिक्रीज होती है बच्चों इनकी वीरुलेंस। और वीरुलेंस क्या होती है बच्चों, डिजीज कोजिंग कैपेसिटी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म, क्या कहलाती है, वीरुलेंस कहलाती है। तो ये लाइव तो देते हैं अपनी, एटन्यूटेड होते हैं। और एटन्यूटेड का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में आप समझेंगे तो क्या होता है, कम घातक होते हैं, लेस डेंजरस इनको बोल सकते हैं। वीरुलेंस कम होती है और इनकी एफिकेसी जो होती है बच्चों, एफिकेसी जो है बच्चों, या जो इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो क्या होती है, वो बरकरार रहती है, स्टेबल रहती है। क्या होती है, स्टेबल रहती है, या इनको बढ़ा दिया जाता है। लाइव वैक्सीन का मतलब ये होता है। लाइव वैक्सीन के अंदर कौन सी वैक्सीन आती है बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे। उसके बाद में देखिए हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम टाइप ऑफ वैक्सीन पढ़ेंगे, जितनी भी टाइप की वैक्सीन है उनको पढ़ेंगे। उसके बाद में बच्चों हम इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ेंगे इस क्लास में, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है। उसके अलावा हम जो है इनके एडवर्स इफेक्ट पढ़ेंगे, और एडवर्स इफेक्ट। और हमने इस क्लास के अंदर कुछ एमसीक्यू, जब वो नायाब एमसीक्यू, जबरदस्त एमसीक्यू है, वो एमसीक्यूज भी हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। एक बार मैं एमसीक्यू दिखा देता हूं, क्या आपके पास भी इतना कॉन्फिडेंस है, क्या आप ये जो एमसीक्यूज हैं जो आज की क्लास में मैं खोज के लाया हूं आपके लिए, क्या आप इन एमसीक्यूज को सोल्व कर सकते हैं? तो एक बार सवाल अगर मैं दिखाऊं आपको बच्चों, अगर मैं आपको सवाल दिखाऊं तो ये सवाल देखिए, सवाल एक बार मैं दिखाता हूं। वैक्सीन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन रिकमेंडेड एवरी ईयर, हर साल कौन सी वैक्सीनेशन जो है वो लगाई जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट सवाल होगा, हाइपोटोनिक हाइपो रेस्पॉन्सिव एपिसोड अकर विद विच वैक्सीनेशन, या विच वैक्सीन के साथ में ये हाइपोटोनिक हाइपो रेस्पॉन्सिव एपिसोड आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में जो सवाल आएगा वो आएगा, ए मदर ऑफ 2 month old wants more information about immunization, which of the following statement regarding immunization against hemophilus influenza के अगेंस्ट करेक्ट है? hemophilus influenza टाइप बी के खिलाफ सही है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। इसके अलावा बहुत सारे सवाल आपके, which all of the following are the correct match of vaccine and strain। हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रेन्स पढ़ेंगे, स्ट्रेन ऑफ वैक्सीन पढ़ेंगे कि जितनी भी टाइप की वैक्सीन है जो NIS के अंदर इंक्लूड की गई है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर, उन सब का स्ट्रेन हम देखेंगे। स्ट्रेन से भी सवाल पूछे जाते हैं। हालांकि स्ट्रेन से जो सवाल पूछे जाते हैं वो 4-5 वैक्सीन है, जैसे BCG है, मीजल्स है, मम्प्स है, चिकन पॉक्स, वेरिसेला के जो वैक्सीन है, इनसे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। जापानी एनसेफेलाइटिस का पूछा जाता है, रोटा वायरस से पूछा था, इनके सवाल थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं। हम पढ़ेंगे सारे हम पढ़ने वाले। और इसके अलावा आगे हम क्या देखेंगे बच्चों, हम आगे देखेंगे छोटे छोटे सवाल, एक बार दिखा दो, कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे, इस टाइप के हम सवाल देखेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा हम इनके बारे में बेसिक्स ब्रीफ पढ़ेंगे। उसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या करेंगे, इसका उसके बारे में पढ़ेंगे। हम जो पढ़ रहे थे बच्चों, हमने जो पढ़ा, हमारी जो क्लास जहां पे छोड़ी थी वो हम क्या पढ़ रहे थे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पढ़ेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, स्ट्रेन हम देखेंगे बच्चों, स्ट्रेन हम देखेंगे कि कौन से टाइप के स्ट्रेन जो है वो हम यहां पे यूज करेंगे। अब मैं अगर आपको
आपको कुछ चीजें पूछता हूं, सवाल ये सेशन से करने से पहले मैं अगर आपको पूछूं बच्चों की फुल्ली इम्यूनाइज्ड और कंप्लीट इम्यूनाइज्ड में क्या डिफरेंस होता है, क्या आप बता सकते हैं? फुल्ली इम्यूनाइज्ड और कंप्लीट इम्यूनाइज्ड के अंदर आप डिफरेंस बता सकते हैं? क्या आप यहां पे लेफ्ट आउट का बता सकते हैं? अगर वैक्सीनेशन में अगर आपको पूछे कि लेफ्ट आउट क्या होता है, तो वो क्या आप लेफ्ट आउट का अंतर बता सकते हैं? क्या आप यहाँ पे लेफ्ट आउट और ड्रॉप आउट का अंतर बता सकते हैं? ड्रॉप आउट का अंतर बता सकते हैं? क्या बच्चों यहाँ पे आपको पता है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है? क्या आप ये बता सकते हैं? अगर मैं ये तीन चीज आपसे पूछना चाहूं कि इनमें से आप किस किस चीज को बता सकते हैं? क्या आपको पहले पता था फुल्ली इम्यूनाइज्ड चाइल्ड क्या होता है और कंप्लीट इम्यूनाइज्ड चाइल्ड क्या होता है? कंप्लीट इम्यूनाइज्ड चाइल्ड क्या होता है? लेफ्ट आउट वर्सेज ड्रॉप आउट क्या होता है? लेफ्ट आउट वर्सेज ड्रॉप आउट क्या होता है? वैक्सीनेशन वर्सेज इम्यूनाइजेशन में क्या डिफरेंस है? ये बेसिक्स ऑफ वैक्सीन के अंदर है। अगर मैं आपको बात करूं फुल्ली इम्यूनाइज्ड की बात करूं बच्चों, फुल्ली इम्यूनाइज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? फुल्ली इम्यूनाइज्ड, अगर आपको कोई सवाल पूछे कि फुल्ली इम्यूनाइज्ड पेशेंट है, फुल्ली इम्यूनाइज्ड बच्चा है, चाइल्ड है, तो उसका क्या मतलब होता है? फुल्ली इम्यूनाइज्ड का मतलब होता है कि कंप्लीट रेजिमेन ऑफ वैक्सीन रिसीव अप टू 1 ईयर, कि 1 साल के अंदर 1 साल तक जितनी भी टाइप की वैक्सीन थी जो दी जानी थी, अगर एक बच्चा चाइल्ड वो सारी वैक्सीन को 1 साल में रिसीव कर लेता है तो उस बच्चे को क्या बोलते हैं? वो फुल्ली इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन होता है। और दूसरा जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? कंप्लीट इम्यूनाइजेशन। और कंप्लीट इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कंप्लीट इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि रिसीव करता है अगर कोई चिल्ड्रन वैक्सीन को रिसीव करता है और कब? सारी 12 to 23 मंथ के अंदर अगर वो रिसीव करता है सारी वैक्सीन को, उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट इम्यूनाइज्ड चाइल्ड। तो फुल्ली इम्यूनाइज्ड का मतलब क्या? 1 साल तक सारी वैक्सीन रिसीव कर लेता है। और इसके अलावा कंप्लीट का मतलब क्या होगा? रिसीव करता है 12 से 23 मंथ के बीच में। इसके बाद हमने पढ़ा था वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन क्या होता है बच्चों? वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ इतना ही है, वैक्सीनेशन का मतलब इतना ही है कि यहां पे क्या इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन टू रेसिपेंट को सिर्फ इंट्रोड्यूस करना वैक्सीन की। मेरे पास कोई बच्चा आया, मैंने उसको बीसीजी की वैक्सीन लगाती, ये जो है वो वैक्सीनेशन है, यहां तक की प्रोसेस। और इम्यूनाइजेशन क्या होती है बच्चों? इम्यूनाइजेशन किसको बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन उस चीज को बोलते हैं किसको? इम्यूनाइजेशन का मतलब ये होता है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन मान सकते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी या इम्यूनिटी बोल सकते हैं, एंटीबॉडी या इम्यूनिटी अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज। मतलब क्या हुआ? वैक्सीनेशन का मतलब इतना सा, आपके पास पेशेंट है, बच्चा जो है, चिल्ड्रन जो है, उसको आपने वैक्सीन दी, बस यहां तक काम खत्म। ये वैक्सीनेशन कहलाता है। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है पूरी प्रोसेस, वैक्सीन आपने दी, वैक्सीन के बाद में पूरी प्रोसेस जिसके अंतर्गत उसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप होती है या इम्यूनोजेनिसिटी उसके अंदर डेवलप होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों एक होता है ड्रॉप आउट चिल्ड्रन क्या होता है? ड्रॉप आउट चिल्ड्रन का मतलब होता है जिसने ड्रॉप आउट चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? ऐसा बच्चा जिसने कंप्लीट इम्यूनाइजेशन नहीं किया, यानी कि इम्यूनाइजेशन में वैक्सीन आर ड्यू। कुछ वैक्सीन जो है वो क्या है? वो ड्यू है। जो पूरा NIS जो है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर जितनी वैक्सीन है वो सारी नहीं ले पाता, कुछ वैक्सीन जो है वो ड्यू हो जाती है। सम वैक्सीन आर ड्यू, कि कुछ वैक्सीन जो है वो ड्यू रह जाती है। और एक होता है लेफ्ट आउट चिल्ड्रन, जो कम्युनिटी के अंदर हम पढ़ते हैं, लेफ्ट आउट चिल्ड्रन। और इस लेफ्ट आउट चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? एक भी वैक्सीन कभी भी जीवन में नहीं लिया जाता है। जैसे हमारे जैसी है, हमने शायद मुश्किल ही बचपन में
वैक्सीन नहीं ली, क्योंकि मेरे भी हाथ में बीसीजी का स्कार है नहीं। तो लेफ्ट आउट का मतलब क्या है? नो एनी वैक्सीन। समझ गए? दो चीजें, नो एनी वैक्सीन और सम वैक्सीन आर ड्यू। तो लेफ्ट आउट और ड्रॉप आउट जो है वो ये चीज होती है। हम जो बात कर रहे थे, तो आपको पता चला होगा इन चीजों का, हम जो बात कर रहे थे वो बच्चों लाइव वैक्सीन की बात कर रहे थे। और लाइव वैक्सीन कौन सी होती है? लाइव वैक्सीन को याद रखने के लिए हम क्या चीज देखेंगे बच्चों? लाइव वैक्सीन को याद रखने के लिए एक न्यूमोनिक में बताऊंगा, और वो न्यूमोनिक क्या होगा बच्चों? आई लव चिक एम्ब्रियो। आई लव चिक एम्ब्रियो, EMBRYO। आई फॉर क्या आएगा बच्चों? इन्फ्लुएंजा आएगा। आई का मतलब इन्फ्लुएंजा होता है, और ये लाइव वाला इन्फ्लुएंजा है। और लाइव इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है वो किस रूट से दी जाती है? नेजल से दी जाती है। जो इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है वो जो नेजल से दी जाती है वो लाइव होती है। एल का मतलब क्या होगा? लाइव वैक्सीन, ये बीच में फंसा हुआ है। सी का मतलब क्या बताओ? चिकन पॉक्स की जो होती है, चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन होती है, या इसको वेरिसेला बोलते हैं। तो ये वेरिसेला जो है ये क्या आता है बच्चों? लाइव वैक्सीन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा क्या है? E4 क्या होता है बच्चों? आगे दिखाता हूं। E4 EMB। E4 क्या होगा बच्चों? एनसेफेलाइटिस है। और एनसेफेलाइटिस कौन सा? जापानीज एनसेफेलाइटिस है। जापानीज एनसेफेलाइटिस, उसके लिए क्या है बच्चों? ये वैक्सीन है। M4 क्या है बच्चों? मिजल्स की वैक्सीन आएगी। B4 क्या है बच्चों? BCG की वैक्सीन आएगी। और इसके अलावा ये एक न्यूमोनिक था, सिंपल सा न्यूमोनिक था। और इस न्यूमोनिक के बाद में भी ऐसा नहीं है कि इतनी ही दवाइयां हैं जो यहाँ पे इसके अंदर आती है। इसके अलावा क्या आती है बच्चों? इसके अलावा आपकी जितनी भी है रोटा वायरस जो है, आप एम्ब्रियो R4 क्या देखेंगे बच्चों? R4 क्या देखेंगे? EMBRYO। R4 आपका रोटा वायरस आता है बच्चों, रोटा वायरस आता है। Y4 येलो फीवर जो है, येलो फीवर की जो वैक्सीन है वो भी आपकी क्या है? लाइव वैक्सीन है। येलो फीवर। O4 क्या है? OPV है। क्या है बच्चों? OPV है। इसके अलावा जो देखेंगे बच्चों, देखिए जो प्लेग की जो वैक्सीन है, प्लेग के लिए जो वैक्सीन है, प्लेग की जो वैक्सीन है वो भी लाइव वैक्सीन होती है। वो भी लाइव वैक्सीन है, पर ये जो वैक्सीन है वो क्या होती है आपकी? NIS के अंतर्गत नहीं आती, यानी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर ये नहीं इंक्लूड की जाती है। उसके बाद में क्या देखेंगे बच्चों? उसके बाद में आप क्या देखेंगे? उसके बाद में आप देखेंगे कि लाइव वैक्सीन की कहानी ये थी। किल्ड वैक्सीन क्या होती है बच्चों? किल्ड वैक्सीन के अंदर हम क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करवाते हैं पेशेंट के अंदर, पर वो क्या होती है? वो किल्ड होती है। और किल्ड कैसे की जाते हैं? दो तरीके से किल कर दिया जाता है उनको, या तो उसको हीट के द्वारा, और हीट कौन सी? ड्राई हीट के द्वारा उनको किल कर दिया जाता है, या फिर उनको फॉर्मेलिन के साथ में क्या कर दिया जाता है बच्चों? उनको किल कर दिया जाता है। और उसके बाद में पेशेंट के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो आप सोचिए कि इम्यूनोजेनिसिटी कोज करवाने में या प्रोड्यूस करने में आपको क्या लगता है कौन सी वैक्सीन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी? तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे सर अगर जिसमें हम लाइव जो दे रहे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। और वो क्यों होगी? देखिए, जब आप लाइव वैक्सीन देते हैं या उसके अंदर कौन सी टाइप की इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, वैक्सीन के अंदर कौन सी, तो आपकी कौन सी होती है बच्चों? आपकी अपनी होती है या पैसिव इम्यूनिटी होती है? तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड होती है। एक्टिव इम्यूनिटी किसके द्वारा? वैक्सीनेशन से, या वैक्सीन जो है उससे आपकी एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। अगर सवाल पूछा जाए विच टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय वैक्सीन, तो वैक्सीन जो है वो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। किल वैक्सीन की बात कर ली, किल वैक्सीन में कौन सी वैक्सीन आती है बच्चों? किल्ड वैक्सीन में कौन सी आएगी बच्चों? किल्ड वैक्सीन में वैक्सीन आएगी आपकी, अगर मैं आपको निमोनिक बताऊं तो क्या होगा? KILLE, और यहां पे दिखेगा नहीं, आगे वाली स्लाइड में लिखता हूं मैं E और D। इसका जो निमोनिक होगा वो क्या होगा? किल से ही होगा। K4 क्या होगा बच्चों? काइनोसोर फॉरेस्ट डिजीज होगा। इन्फ्लुएंजा होता है, जापानी एनसेफेलाइटिस और रेबीज के साथ में चीज देखी जाती है। और कैसी देखी जाएगी? K4 क्या आएगा बच्चों? K4 क्या आएगा? काइनासोर फॉरेस्ट
फॉरेस्ट डिजीज, काइनासोर फॉरेस्ट डिजीज, जिसको क्या बोलते हैं KFD। हालांकि ये भी जो है इंडिया में इतना प्रचलन में है नहीं, इंडिया में इतना प्रचलन में नहीं है बच्चों, इसलिए क्या करते हैं बच्चों इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। I4 बच्चों इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा है, और इन्फ्लुएंजा कौन सा है बच्चों, किल्ड इन्फ्लुएंजा है। ये दोनों चीज होती है आपकी कि इन्फ्लुएंजा वो लाइव और किल्ड दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो इन्फ्लुएंजा है वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे I4 किल्ड है और I4 IPV भी आपको देखने को मिलती है। IPV यानी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन आपकी होती है। और इसको देखिए बच्चों IPV जो है इसको ही क्या बोलते हैं, इसको सार्क जो होता है वो इसी को बोलते हैं। सार्क क्यों बोलते हैं, कि सार्क नाम के एक साइंटिस्ट ही होते थे पुराने टाइम में, डॉक्टर और इतने होते नहीं थे। तो सार्क नाम के बंदे ने इसको क्या किया, इजाद किया, तो इसको क्या बोलते हैं, सार्क बोलते हैं। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि सार्क जो है इनमें से कौन सी है, तो वो कौन सी होती है बच्चों, आपकी IPV को बोला जाता है। इसके अलावा बच्चों L4 क्या देखने को मिलेगा, इसके अलावा बच्चों जो देखने को मिलेगा जापानीज एनसेफेलाइटिस, जापानीज एनसेफेलाइटिस। और ये जो जापानीज एनसेफेलाइटिस है ये कौन सी है बच्चों, ये आपकी किल्ड वाली जापानीज एनसेफेलाइटिस है। और इसके अलावा D4 क्या आएगा, D4 आएगा बच्चों आपका डॉग बाइट। और डॉग बाइट के अंदर कौन सा आता है, डॉग बाइट में रेबीज की वैक्सीन आती है। क्या, रेबीज की वैक्सीन। तो अब देखिए रेबीज जो है, रेबीज की जो वैक्सीन है बच्चों, इसका भी क्या शेड्यूल होता है, पर ये भी है आपकी नॉट इंक्लूडेड इन NIS के अंदर ये भी आपकी इंक्लूड नहीं होती है। क्या, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आपकी रेबीज की वैक्सीन नहीं होती है। इसके अलावा एक दो कुछ वैक्सीन और होती है बच्चों, जैसे आपकी प्लेग और कोलेरा जो है, और इसमें भी कौन सी, किल्ड प्लेग जो है, किल्ड कोलेरा, ये भी वैक्सीन आपकी किसके अंतर्गत आती है, ये वैक्सीन भी आपकी किस में देखने को मिलती है, आपकी किल्ड वैक्सीन में आएंगी। बट ये NIS के अंदर नहीं है, ये भी क्या है, NIS में नहीं है। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इतनी सारी वैक्सीन को आप ऐड नहीं कर सकते, ये चीज है। उसके बाद में हमने एक बार नाम यहां पे पढ़ा है बच्चों, नाम पढ़ा है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, कि क्या मैं अगर आपको सवाल पूछूं, ये क्लास लाइव नहीं रिकॉर्डेड है, अगर लाइव होता तो आपसे जरूर मैं इंटरेक्शन करता। अगर मैं आपको पूछूं क्या मैं 2 लाइव वैक्सीन को एक साथ दे सकता हूं, आपको क्या लगता है कि अगर मुझे कोई पेशेंट को लाइव वैक्सीन देनी हो और मैं अगर आपको पूछूं क्या मैं दोनों लाइव वैक्सीन को एक साथ दे सकता हूं, तो आप क्या बोलेंगे कि सर दोनों लाइव वैक्सीन को आप साथ में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा सवाल पूछा जाए तो क्या करना है, 2 लाइव वैक्सीन कैन बी गिवन टुगेदर साइमल्टेनियसली, कैन बी गिवन टुगेदर। कुछ पॉइंट्स है वो बता देता हूं। कैन बी गिवन टुगेदर साइमल्टेनियसली, इसका मतलब क्या है कि 2 वैक्सीन जो है उसको आप एक साथ दे सकते हो, अलग अलग साइट पे आप दे सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि 2 आपको लाइव वैक्सीन देने के लिए बीच में गैप होना ही होना चाहिए, आइडियली गैप होना चाहिए, ऐसा नहीं है। 2 वैक्सीन के बीच में आइडियली गैप होता है, पर अगर आपको देना होता तो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल बात करें बच्चों, तो एट 9 मंथ 9 महीने पे आप क्या क्या देते हैं बच्चों, एट 9 मंथ आपको 2 वैक्सीन देनी होती है। और 2 वैक्सीन में कौन सी बच्चों, एक आप मीजल्स और रूबेला देते हैं, दोनों क्या आपकी लाइव वैक्सीन है। और उसके अलावा एक जो वैक्सीन 9 मंथ में देते हैं आप, वो कौन सी होती है, JE की वैक्सीन जो है वो भी आप क्या करते हैं 9 मंथ पर देते हैं। दोनों जो वैक्सीन आपकी 9 मंथ के ऊपर ही दी जाएगी, तो दोनों लाइव है, फिर भी हम दे रहे हैं। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ साइट चेंज करते हैं। और साइट में क्या चेंज करते हैं, जो मिजल्स वाली है इसको क्या करते हैं बच्चों, राइट आर्म पे लगाते हैं, और जापानी एनसेफेलाइटिस जो है उसको लेफ्ट आर्म पे लगाते हैं। बट हम दोनों वैक्सीन को एक साथ दे सकते हैं, इसके लिए कोई दबाव नहीं है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अब अगर सवाल आपको पूछा जाए कि 2 लाइव वैक्सीन के बीच में गैप देना है तो कितना गैप होना चाहिए, आइडियली कितना गैप होना चाहिए, शायद कहीं 4 वीक लिखा पर 4 नहीं है। गैप बिटवीन 2 लाइव वैक्सीन, 2 लाइव वैक्सीन के बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो गैप जो है वो 4 वीक का नहीं होता है, आपको 3 वीक का करना है।
3 वीक का गैप करना है, 3 ही वीक गैप होता है। अब आपको बोलूं, एक बार सवाल पूछा गया सीएचओ के एग्जाम में पूछा गया था, तो उस सीएचओ के एग्जाम में 4 वीक सही माना था। तो 4 वीक सही इसलिए माना था क्योंकि वहां पे 3 जो है वो ऑप्शन में नहीं था, वो चीज उस टाइम पे अपडेट नहीं थी। अब अपडेट हो गया कि 4 वीक की नहीं 3 वीक की आपको जरूरत पड़ती है। तो गैप जो है वो 3 वीक का होना चाहिए, 4 वीक का गैप होने की जरूरत आपको नहीं है। क्या चीज? 4 वीक का गैप आपको देने की जरूरत नहीं है। अब अगर बात करें बच्चों कि लाइव वैक्सीन जो है, कुछ गोल्डन पॉइंट बता सकता हूं आपको। लाइव वैक्सीन जो है, लाइव वैक्सीन उसकी सिंगल डोज जो है वो उसकी इम्यूनोजेनिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काफी होती है। लाइव वैक्सीन, सिंगल डोज ऑफ लाइव वैक्सीन, ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखता हूं बच्चों, सिंगल डोज ऑफ ए live vaccine can produce immunity against a specific disease, जो ये फॉर्मेलिटी की बात होती है। मेन बात ये कि अगर लाइव वैक्सीन जब देते हैं, आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ जो लाइव वैक्सीन होती है उनकी साथ में बूस्टर डोज हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम उनकी क्या करते हैं, रूटीन शेड्यूल रखते हैं। तो लाइव वैक्सीन की सिंगल डोज ही काफी होती है। आप बोलोगे सर फिर भी देते तो है, तो वो देते क्यों है? देखिए, लाइव वैक्सीन क्या सिंगल डोज कर सकते हैं, लगभग आप मान के चलिए कि बच्चों 95 to 98% जो वैक्सीन होती है वो 95 to 98% लोगों में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है सिंगल डोज में। फिर भी हम आगे वाला डोज देते हैं टू एंश्योर इफेक्ट, टू एंश्योर। तो आप बोलोगे कि सर आगे वाला डोज हम क्यों देते हैं? तो आगे वाला डोज हम क्यों देते हैं? वो आगे वाला डोज हम इसलिए देते हैं ताकि वहां पे क्या हो, वहां पे जो है टू एंश्योर सीरो कन्वर्जन जो है उसको एंश्योर करने के लिए, टू एंश्योर सीरो कन्वर्जन का मतलब क्या है कि वहां पे जो इम्यूनिटी जो है आपकी वो उसके खिलाफ आपकी प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई है। अब आपको अगर फॉर एग्जांपल बताऊं बच्चों, तो एमआर की जो वैक्सीन है, मिजल्स और रूबेला की जो वैक्सीन है वो लाइव वैक्सीन है। उस लाइव वैक्सीन को हम कब देते हैं बच्चों? एमआर को लगभग 9 मंथ के ऊपर हम देते हैं। और ये कौन सा एमआर फर्स्ट होता है? लगभग 95 to 98% पर्सन में ये आप अपना काम कर जाती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देती है। बट यहां पे हम एक MR2 भी लगाते हैं, लगभग 16 से 24 मंथ के आसपास ये हम डोज देते हैं। और ये जो डोज है इसको देने का क्या कारण है? वही टू एंश्योर सीरोलॉजिकल विरुलेंसिया, जो आपकी सीरो कन्वर्जन को आप एंश्योर करने के लिए देते हैं। तो आगे वाला हम डोज जो है वो इसलिए देते हैं कि हम श्योर हो जाएं कि अब तो ये बीमारी जो है, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसके लिए हम वैक्सीन दे रहे हैं, वो अब तो हो ही नहीं सकती। इस चीज के कंफर्मेशन के लिए हम देते हैं। जबकि किल्ड वैक्सीन जो है बच्चों, किल्ड वैक्सीन हैव एटलीस्ट 2 to 3 डोज, एटलीस्ट 2 to 3 डोज होती है। प्लस इनके साथ में क्या होता है बच्चों? बूस्टर डोज आपको देखने को मिलती है। जब आप किल्ड वैक्सीन देखेंगे और लाइव वैक्सीन को अगर आप NIS, अगर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो जब आप अगर दिमाग से लगा के देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो वहां पर आप ये देखेंगे बच्चों कि वहां पे आपको क्या देखने मिलेगा? वहां पे किल्ड वैक्सीन जो है उनके साथ में आपको बूस्टर डोज आपको देखने को मिलती है। लगभग किल्ड के साथ में बूस्टर डोज आपको देखने को मिलती है। ये लाइव और किल्ड वैक्सीन की बात थी। उसके बाद में लाइव वैक्सीन और किल्ड के बाद में बच्चों, अगर मैं एक बात देखूं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताऊं आपको। लाइव और किल्ड वैक्सीन का डिफरेंस देख लीजिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये आई होप ये आपको दिख रहा होगा। ये लाइव और वैक्सीन किल्ड के बीच में डिफरेंस है। जो मेन डिफरेंस है वो क्या है बच्चों? फीचर है नंबर ऑफ डोजेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए लाइव वैक्सीन की डोज कितनी जरूरत होती है। यहां क्या बच्चों? सिंगल डोज में काम हो सकता है। क्या चीज है? सिंगल डोज में काम हो सकता है। और किल्ड में मल्टीपल डोज चाहिए होती है। मल्टीपल डोज में लगभग कितनी डोज चाहिए होती है बच्चों? आपके पास में 2 to 3 डोज होनी चाहिए, प्लस बूस्टर डोज इसके अंदर आपकी लगती है। उसके बाद में देखेंगे 2 नंबर देखेंगे बच्चों। 2 नंबर में आप क्या देखेंगे?
ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस, लाइव वैक्सीन जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं वो लॉन्गर होती है, या कुछ वैक्सीन वो लाइफ टाइम भी देती है, आप उनको लॉन्ग लास्टिंग बोल सकते हैं। और किल्ड वैक्सीन जो है वो लाइव वैक्सीन की तुलना में शॉर्टर ड्यूरेशन तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। इफेक्टिवनेस और प्रोटेक्शन जो है वो ग्रेटर होता है लाइव वैक्सीन के साथ में, और किल्ड वैक्सीन जो है उनके साथ में लोअर होता है। और इसके बाद में इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से इमेज बेस्ड सवाल या आपका सवाल पूछा जा सकता है। और सवाल क्या पूछा जा सकता है कि लाइव वैक्सीन जो है इनके साथ में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो बच्चों ये देखेंगे यहाँ पे लाइव वैक्सीन, आप चाहे तो लिख सकते हैं, अगर नहीं दिख रहा, लाइव जो वैक्सीन होगी बच्चों, लाइव वैक्सीन जो है उसके साथ में कौन सी देखेगी आपको, IgA और IgG, क्या IgA और IgG, ये दो टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो प्रोड्यूस की जाती है लाइव वैक्सीन के द्वारा। और किल्ड वाली जो है वो सिर्फ IG और G, ये सिर्फ इस एक टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करती है। म्यूकोजल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोडक्ट, देखिए हमने क्या बताया था, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है कुछ पॉइंट में, कुछ प्रतिशत में ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी आपको देखने को मिलती है लाइव वैक्सीन के साथ में। किल्ड वैक्सीन के साथ में ऐसी चीज नहीं देखने को मिलती है, पुअर होती है। रिवर्जन टू विरुलेंस, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल पूछा जाए, ऐसे सवाल पूछा जाए कि रिवर्जन टू विरुलेंस कौन सी टाइप की वैक्सीन के साथ में देखने को मिल सकता है, तो वो वैक्सीन कौन सी होती है बच्चों, लाइव वैक्सीन के साथ में देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, जो इंजेक्ट कर रहे थे, वो लाइव थे, तो वो उनके साथ में विरुलेंस को क्या कर सकते हैं बच्चों, रिवर्जन कर सकते हैं। एक्सक्रिएशन ऑफ वैक्सीन वायरस, तो यहां पे लाइव वैक्सीन में पॉसिबल है, किल्ड वैक्सीन में नहीं है, क्योंकि वो जो वायरस जो है या आपका ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑलरेडी क्या है बच्चों, किल्ड है, तो वहां पे इस चीज की जरूरत नहीं है। ट्रांसमिशन टू नॉन इम्यून कॉन्टेक्ट के साथ में यहां पॉसिबल है, यहां पॉसिबल नहीं है। एडजुवेंट की जरूरत होती है क्या, मैं आपको ये चीज पूछ रहा हूं कि लाइव वैक्सीन जो उसको एडजुवेंट की जरूरत होती है, तो उसको जरूरत नहीं। एडजुवेंट का क्या मतलब होता है बच्चों, कुछ चीजें हम उसके अंदर सेल के जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्रैक्शंस जो है वो हम उस वैक्सीन के साथ में जोड़ देते हैं, ताकि उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़े और उसकी जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो भी उसकी इंक्रीज होती है, इसलिए हम उसमें एडजुवेंट ऐड करते हैं। लाइव वैक्सीन में इसकी जरूरत नहीं होती है, जबकि किल्ड वैक्सीन के अंदर इसको हम ऐड करते हैं। और स्टेबिलिटी एट रूम टेम्परेचर, क्या हम आप देखेंगे जितने भी किल्ड वैक्सीन होंगी उनमें लगभग वैक्सीन जो देखेंगे उनकी स्टेबिलिटी होती है रूम टेम्परेचर पे, लगभग जो वैक्सीन होती है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल कर जाती है। बट लाइव वैक्सीन जो है वो क्या करती है, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर स्टोरेज नहीं होता लगभग। अब जो हम देखते थे वो डिफरेंस हमने देखा। अब जो हम पढ़ेंगे बच्चों लाइव और किल्ड वैक्सीन के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि आखिरकार जो हमने वहां बात की थी कि सब यूनिट्स क्या होती हैं, तो हम सब यूनिट्स देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, सब यूनिट वैक्सीन कौन सी होती है, सब यूनिट वैक्सीन कौन सी होती है। तो सब यूनिट वैक्सीन में सबसे पहले जो आती है वो बच्चों आपने टॉक्सोइड को नाम सुना होगा, क्या टॉक्सोइड का नाम आपने सुना होगा, टॉक्सोइड। तो टॉक्सोइड में क्या होता है बच्चों, टॉक्सिन्स प्रेजेंट होता है। और टॉक्सिन्स कौन सा बच्चों, डिटॉक्सिकेटेड टॉक्सिन इसमें प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, यहां पे देखिए एक्सट्रैक्टेड टॉक्सिन हम यूज करते हैं उस ऑर्गेनिज्म का वैक्सीन बनाने के लिए। टॉक्सोइड में क्या करते हैं बच्चों, एक्सट्रैक्टेड टॉक्सिन हम यूज करते हैं। और ये टॉक्सिन किस चीज के लिए यूज करते हैं, एक्सट्रैक्टेड टॉक्सिन यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्टेड टॉक्सिन ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म की टू मैन्युफैक्चर वैक्सीन। इस वैक्सीन को बनाने के लिए हम एक्सट्रैक्टेड टॉक्सिन हम उसके अंदर यूज करते हैं। और इसकी टॉक्सोइड वैक्सीन कौन सी होती है बच्चों, टॉक्सोइड वैक्सीन से होती कौन सी है। तो टॉक्सोइड वैक्सीन में बच्चों डिप्थीरिया की जो वैक्सीन है वो टॉक्सोइड वैक्सीन है। टिटेनस की जो वैक्सीन है वो आपकी टॉक्सोइड वैक्सीन है। एंथ्रेक्स की जो वैक्सीन है वो क्या आपकी टॉक्सोइड वैक्सीन है। ये जो तीन वैक्सीन आपको दिख रही हैं, ये तीनों वैक्सीन आपकी टॉक्सोइड के अंदर आपकी पाई जाती हैं। अब इसके अलावा देखेंगे बच्चों, उसके बाद में आप देखेंगे प्रोटीन वैक्सीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन वैक्सीन में क्या होता है बच्चों, ये दो सेकंड टाइप की होती है। और सब यूनिट के अंदर प्रोटीन वैक्सीन और इस प्रोटीन वैक्सीन के अंदर क्या होता है बच्चों,
ऑर्गेनिज्म की क्या करते हैं बच्चों, ऑर्गेनिज्म की इम्यून प्रोटीन जो होती है उसका यूज करते हैं, इम्यून प्रोटीन का यूज करते हैं और उससे हम क्या बनाते हैं, उससे हमें वैक्सीन बनाते हैं। और इसके अंदर प्रोटीन वैक्सीन के अंदर जो आप देखने को मिलेंगे, दो टाइप की वैक्सीन आपको देखने को मिलेंगी। और दो टाइप की वैक्सीन कौन सी होती है बच्चों, आपकी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और इसके अलावा जो देखें बच्चों डिप्थीरिया वैक्सीन, इसके अंदर भी आपको देखने को मिलती है। और कौन सी देखने को मिलती है बच्चों, कौन सी देखने को मिलती है, एसेलुलर, इसके अंदर जो देखने को मिलेगी दो टाइप की वैक्सीन देखने को मिलेगी, एक आपकी इन्फ्लुएंजा मिलेगी, दूसरी टाइप की जो वैक्सीन होगी वो कौन सी होगी, एसेलुलर पर्टूसिस। आपने एनआईएस के अंदर एक चीज देखी होगी, एनआईएस के अंदर आपने चीज होगी कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आप एक चीज देखते हैं बच्चों, डी, उसके बाद में एक छोटा ए और पी और टी, ये आप देखते होंगे कि डीएपीटी क्या होता है। तो डीएपीटी का मतलब क्या होता है बच्चों, डिप्थीरिया, और इस एपी का मतलब होता है बच्चों एसेलुलर पर्टूसिस। क्या, एसेलुलर पर्टूसिस, यानी कि एसेलुलर पर्टूसिस होता है, ये वैक्सीन बनाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये देखने को मिले डीडब्ल्यूपीटी आपको देखने को मिले, तो इस डब्ल्यू का यहां पे क्या मतलब होता है बच्चों, होल सेल पर्टूसिस आपको देखने को मिलता है। तो प्रोटीन जो वैक्सीन होगी, उस प्रोटीन वैक्सीन में दो टाइप की वैक्सीन आपको देखने को मिलते हैं, इन्फ्लुएंजा और एसेलुलर। उसके बाद में जो होता है बच्चों, वो आपको पॉलीसेकेराइड वैक्सीन देखने को मिलती है। कौन सी, सब यूनिट में पॉलीसेकेराइड वैक्सीन होती है। और ये जो 3 नंबर की वैक्सीन है, इसके अंदर कौन सी आती है बच्चों, न्यूमोकोकल। देखिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन नहीं है, ये जो वैक्सीन है वो एनआईएस के अंदर नहीं आती है। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन जो है वो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन के टाइप में आएगी, जो सब यूनिट के अंदर है, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये पॉलीसेकेराइड की, तो ये न्यूमोकोकल है, न्यूमोकोकल की वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है। आपकी मेनिंजोकोकल है बच्चों, मेनिंजोकोकल वैक्सीन है। और टाइफोरल वैक्सीन है, कौन सी है बच्चों, टाइफोरल वैक्सीन है। और ये जो टाइफोरल वैक्सीन है वो कौन सी है बच्चों, टाइफॉइड की ओरल वैक्सीन है। टाइफोरल को तोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, टाइफॉइड की ओरल वैक्सीन है। तो ये जो है वो पॉलीसेकेराइड वैक्सीन के अंदर कौन सी आती है, 3 वैक्सीन आपकी देखने को मिलती है। उसके बाद में जो होगा बच्चों, उसके बाद में जो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन आती है, और कॉन्जुगेटेड वैक्सीन में क्या होता है बच्चों, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। और ये जो कॉन्जुगेटेड वैक्सीन जो है वो क्या होती है बच्चों, आपकी क्या होती है, आपकी सब यूनिट के अंदर ही आती है, 4 नंबर में मान सकते हैं कॉन्जुगेटेड। और इसके कॉन्जुगेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बच्चों एक मोलिक्यूलर ऐड कर देते हैं, मोलिक्यूलर ऐड करते हैं इस वैक्सीन के अंदर, जो क्या काम करता है, जो कैरियर का काम करता है और टी सेल तक ये चीज अपनी पहुंचाता है, इसलिए इसको कॉन्जुगेटेड वैक्सीन बोलते हैं। और इसके अंदर कौन सी आती है बच्चों, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, पीसीवी आप देखते हैं एनआईएस के अंदर ये जो है वो प्रेजेंट होती है। एनआईएस में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन हम आप वहां पे लगाते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं बच्चों, रिकॉम्बिनेंट यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आती है। और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में क्या करते हैं बच्चों, रिकॉम्बिनेंट में क्या आता है, रिकॉम्बिनेंट। और पिछली बार सवाल पूछा गया था किस चीज से, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में कौन सी वैक्सीन आती है, हेपेटाइटिस बी जो है बच्चों, हेपेटाइटिस बी जो है, इसका सवाल पूछा गया था पुराने सीएचओ एग्जाम में कि हेपेटाइटिस बी जो है वो किस टाइप की वैक्सीन है, तो वो कौन सी होती है, आपकी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। और इसके अलावा बच्चों एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, जो सर्वाइकल कैंसर में हम यूज करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे, वो रिकॉम्बिनेंट टाइप का है। कोलेरा जो है बच्चों, कोलेरा की जो वैक्सीन है वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है। और इसके अलावा जो देखेंगे बच्चों यहाँ पे लाइम डिजीज के लिए जो वैक्सीन होती है, लाइम डिजीज की जो वैक्सीन होती है वो भी आपकी किस टाइप की होती है, रिकॉम्बिनेंट टाइप की वैक्सीन होती है। तो 4 टाइप की वैक्सीन इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में हम और कौन सी हेपेटाइटिस, देखिए यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज है वो कौन सी है बच्चों, वो कौन सी आपकी हेपेटाइटिस बी को याद रखना है, और एचपीवी को और कोलेरा को। 3 चीजें यहां से पूछी जा सकती है कि कौन सी टाइप की वैक्सीन ये है।
उसके बाद में थोड़े से हम सवाल हल करेंगे। उसके बाद में एक चीज और देखते हैं, वो है आपकी वो कौन सी बच्चों, कॉम्बिनेशन वैक्सीन। कॉम्बिनेशन वैक्सीन। और कॉम्बिनेशन वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि इसमें एक से ज्यादा वैक्सीन को है वो ऐड किया जाता है, वो कितनी भी हो सकती है। जैसे पेंटावेलेंट वैक्सीन है, वो कॉम्बिनेशन वैक्सीन का टाइप है, उसमें 5 टाइप की वैक्सीन होती है। और कॉम्बिनेशन वैक्सीन में कौन सी आती है बच्चों, कॉम्बिनेशन में आपकी डीपीटी आती है। और डीपीटी में बच्चों दोनों स्ट्रेन आते हैं इसके, चाहे वो एपी वाला हो या डब्ल्यूपी वाला, दोनों आते हैं। एमआर की वैक्सीन है और एमआर की वैक्सीन है। एम देखिए मिजल्स अलग है, मिजल्स का प्लेन मिजल्स भी आते हैं, मिजल्स और रूबेला भी आती है। जिसको अगर किसी को मिजल्स और रूबेला लगाना तो वो एमआर की वैक्सीन आती है। और एमएमआर मिजल्स, मम्प्स और रूबेला, ये तीनों भी आपकी अलग आती है। इसके अलावा जो पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है बच्चों, पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, पेंटावेलेंट वैक्सीन एक कौन सी होती है, पेंटावेलेंट। और पेंटावेलेंट क्यों बोलते हैं, देखिए ये जो वैक्सीन है वो बाईवेलेंट भी होती है, ट्राईवेलेंट भी होती है, पेंटावेलेंट भी होती है। इसको बोलूं तो एक इसको मैं ट्राईवेलेंट भी तो बोल सकता हूं। डीपीटी वैक्सीन को क्या मैं ट्राईवेलेंट नहीं बोल सकता, बोल सकता हूं, क्योंकि इसमें 3 टाइप की स्ट्रेन है। जो डीपीटी में डिप्थीरिया, परटूसी और टिटनेस तीनों चीजें समाहित है। इसको मैं बाईवेलेंट बोल सकता हूं क्योंकि मिजल्स और रूबेला दोनों है। इसको मैं पेंटावेलेंट बोलता हूं, क्यों बोलता हूं, क्योंकि इसके अंदर डीपीटी तो है ही है, प्लस HIV हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, प्लस इसके अंदर बच्चों हेपेटाइटिस बी भी प्रेजेंट होता है। क्या चीज, इसके अंदर हेपेटाइटिस बी भी प्रेजेंट होता है। इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं बच्चों, पेंटावेलेंट इसको वैक्सीन बोलता हूं। और ये जो वैक्सीन है कब लगाई जाती है बच्चों, 6, 10 और 14 वीक के ऊपर इस वैक्सीन को आप लगाते हैं। तो यहां पे क्या देखेंगे बच्चों, ये चीज आपको यहां पे देखने को मिलती है। ये आपकी थी कि कॉम्बिनेशन में सब यूनिट में कौन सी होती है। तो सब यूनिट अगर वैक्सीन आपको देखनी है तो एक बार सब यूनिट वैक्सीन को देख लीजिए। सब यूनिट वैक्सीन में देखिए, पहला जो टॉक्सोइड हमने देखा था, टॉक्सोइड में कौन सी थी बच्चों, 3 टाइप की वैक्सीन हमने 2-3 टाइप की वैक्सीन देखी थी, जिसमें टिटनेस हमने देखा था, डिप्थीरिया देखा था, टिटनेस देखा था और एंथ्रेक्स। तीनों आपकी एग्जाम्पल देखिए। यहां से अगर सवाल पूछा गया तो सिर्फ एग्जाम्पल से ही सवाल पूछा जाएगा, इसके अलावा सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद में प्रोटीन वैक्सीन का अगर सवाल पूछा जाए तो कौन सी आपकी इन्फ्लुएंजा यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, डीपीटी आपको देखने मिल रही थी यहाँ पे। पॉलीसेकेराइड वैक्सीन की अगर आप पूछेंगे तो न्यूमोकोकल, मेनिंजोकोकल और टाइफोइडल वैक्सीन जो है वो पॉलीसेकेराइड वैक्सीन में आती है। उसके बाद में कॉन्जुगेटेड वैक्सीन थी, जो कौन सी, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। ये मेजर वैक्सीन है जो आपके क्या करती है, NIS के अंदर समाहित है, इसको रूटीन पे लगाया जाता है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में हेपेटाइटिस बी, HPV, कोलेरा को आपको याद रखना। इसके अलावा लाइम डिजीज वाली भी इसके अंदर होती है। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन वैक्सीन के अंदर जब भी 2 टाइप से एक से ज्यादा वैक्सीनेशन मिलके जो एक कंबाइंड वैक्सीन बनाते हैं वो कॉम्बिनेशन वैक्सीन है, जिसमें डीपीटी, मिजल्स और रूबेला आ सकते हैं, MMR आ सकता है, पेंटावेलेंट आज की इसके अंदर आ सकती है। ये कहानी थी। अब अगर कुछ सवाल देखेंगे बच्चों, कुछ सवाल MCQs की तरफ लेके चलता हूं, मैं थोड़ा हाइड्रेट हो जाता हूं और आप जो है आप भी इस चीज को देखेंगे। अब जो हम पढ़ेंगे एक बार कुछ सवाल देख लेते हैं। और सवाल जो है वो कौन से देखेंगे बच्चों, एक बार कुछ सवाल देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपका भी मन बहल जाए। और सवाल जो है वो आपके कहां है, ये MCQs है बच्चों। कुछ ये MCQs आप देखेंगे, क्या आप इनको हेल्प कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे तो हम करेंगे जरूर इनको हेल्प। ओके, ये देखिए, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन रिकमेंडेड एवरी ईयर, कि हर साल कौन सी वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है। ऑप्शन ए वेरिसेला है, क्या वेरिसेला की वैक्सीन है वो हर साल लगाई जाती है। ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस ए है, क्या हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन हर साल लगाई जाती है, और अगर लगाई जाती है तो क्या ये वैक्सीन है भी, क्या ये वैक्सीन एग्जिस्ट करती है। ऑप्शन सी है इन्फ्लुएंजा वायरस, और ऑप्शन डी जो है वो आपकी टाइफॉइड वैक्सीन है।
तो हर साल जो वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों, वो कौन सी वैक्सीन लगाती है? हर साल जो वैक्सीन लगाई जाती है वो आपकी इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है वो एवरी ईयर लगाई जाती है, एवरी ईयर लगाई जाती है। और एवरी ईयर इसको हर साल क्यों लगाया जाता है? वो इस वजह से लगाया जाता है क्योंकि इन्फ्लुएंजा के जो स्ट्रेन जो है वो हर साल नए के नए स्ट्रेन आते रहते हैं, कोई फिक्स नहीं है। जैसे चिकन पॉक्स है तो चिकन पॉक्स में जरूर नहीं आपको वेरिसेला का वो स्ट्रेन होगा, वो उसमें फिक्स होता है। तो आप एक बार आपने वैक्सीनेशन कर दिया तो वो लगभग लाइफ लॉन्ग आपकी इम्यूनिटी बना के देता है। पर इन्फ्लुएंजा में क्या होता है बच्चों? हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस में अलग अलग स्ट्रेन देखने को मिलते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे आपका इन्फ्लुएंजा जो वायरस है उसकी जो वैक्सीनेशन जो हमें वो हर साल यहाँ पे करना पड़ता है। हालांकि कोई करवाता नहीं पर हमें करना जरूर होता है। उसके अलावा अगला सवाल अगर हम देखिए बच्चों, अगला सवाल देखिए तो ये कुछ सवाल है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिस टॉपिक से रिलेटेड ये सवाल है वो टॉपिक हमने अभी पढ़ा नहीं है, उस सवाल हमने अभी देखे ही नहीं है। तो उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे एक बार वैक्सीन के अंदर, उसके बाद में हम सवालों को हल करेंगे। हम जो आगे देखेंगे सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा सवाल अगर आपसे टफ पेपर बना, अच्छे सवाल पूछे गए तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन सवाल पूछे जाएंगे। आपकी वैक्सीन के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है, वैक्सीन के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है। और ये जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है बच्चों ये बता देता हूं, ऑल वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इफ प्रीवियस, अगर देखिए ऑल वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इफ प्रीवियस हिस्ट्री एनाफाइलेसिस या आपकी एलर्जी, सारी की सारी वैक्सीन जो है वो क्या होती है आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। अगर आपको पहले उस वैक्सीन से एलर्जी हुई है या एनाफाइलेटिक रिएक्शन उस टाइम पे हुई है तो वहां कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। ये ऐसी चीज है जहां इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, तो ये एक पॉइंट याद रखिए। इसके बाद में देखेंगे प्रेगनेंसी के अंदर देखेंगे बच्चों, प्रेगनेंसी रेडिएशन थेरेपी बच्चों, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोसप्रेशन और इम्यूनोसप्रेशन कौन सा बच्चों? सिम्प्टोमेटिक इम्यूनोसप्रेशन। प्रेगनेंसी में ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट येलो फीवर। येलो फीवर की जो वैक्सीन है वो हम आपको दे सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। इसके अलावा जितनी भी टाइप की लाइव वैक्सीन होती है वो प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। इसके अलावा बच्चों रेडिएशन थेरेपी जब देते हैं तो लाइव वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट होता है, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट कौन सा बच्चों? जब आपका जो पेशेंट है वो क्या होता है? सिम्प्टोमेटिक होता है। तो वहां पे आप क्या करते हैं बच्चों? आप यहां पे कोई भी लाइव वैक्सीन आप वहां पे नहीं देते हैं। इसके अलावा बच्चों फीवर की कंडीशन में अगर फीवर है, देखिए यहां से सवाल पूछे जाए, अगर आपको बोला जाए सबसे अच्छा सवाल यहां से बन सकता है कि एक बच्चा है जो शेड्यूल्ड इम्यूनाइजेशन करवाने आया, यानी उसको जो है इम्यूनाइजेशन करवाना है, उसका टाइम जो इम्यूनाइजेशन का हो चुका है और उसको फीवर है और उस फीवर की वैक्सीन फीवर उस पेशेंट बच्चे को है और वैक्सीन लगवाने आया और उसको बीसीजी की वैक्सीन लगवानी है या ओपीवी वैक्सीन देनी है, तो आप क्या करेंगे? क्या फीवर के अंदर हम बच्चे को वैक्सीन दे सकते हैं? तो हम दे सकते हैं ऑल फीवर। और फीवर कौन सी बच्चों? फीवर हम जनरल फीवर मानेंगे, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर मानेंगे। अगर बहुत सीवियर फीवर है, अगर ज्यादा आपको हाइपरथर्मिया हो रखा है, अगर लीथल फीवर अगर हो रखी है तो वहां तो नहीं देनी है। पर फीवर जनरल टर्म फीवर के अंदर हम सारी दे सकते हैं। एक्सेप्ट टाइफोरल के अलावा जितनी भी टाइप की वैक्सीन है लाइव वैक्सीन वो फीवर के अंदर हम दे सकते हैं। कोल्ड और डायरिया का अगर पूछा जाए कि कोल्ड और डायरिया के अंदर क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कोल्ड या डायरिया, अगर किसी बच्चे को कोल्ड हो रखा है, जुकाम लगे या डायरिया हो रहा है तो क्या कोई लाइव वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है? तो ऑल वैक्सीन कैन बी गिवन, कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है इस चीज का। उसके बाद में बच्चों, उसके बाद में एचआईवी पेशेंट की अगर बात करें, एचआईवी पेशेंट, और एचआईवी पेशेंट भी दो टाइप के होंगे, एक सिम्प्टोमेटिक होगा, एक सिम्प्टोमेटिक एचआईवी पेशेंट होगा और एक जो होगा वो नॉन सिम्प्टोमेटिक होगा या एसिम्प्टोमेटिक इसको बोल सकते हैं। एक जो होगा वो क्या होगा? एसिम्प्टोमेटिक
HIV का पेशेंट होता। तो इन दोनों में अगर उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, एक कंडीशन वो हो सकती है, दूसरी कंडीशन उसमें सिम्टम्स आपका नहीं आ रहे हैं, तो वहां पे आप क्या करेंगे बच्चों, वहां पे आप क्या करेंगे, अगर सिम्टोमेटिक है तो वहां पे ऑल वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ऑल वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, याद रखना। HIV का सिम्टोमेटिक HIV वाला पेशेंट है, देखिए अलग से लिखता हूं, सिम्टोमेटिक HIV, सिम्टोमेटिक HIV है, तो वहां पे जो है वो ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ऑल लाइव वैक्सीन जो है वो क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। एक्सेप्ट कौन सी दे सकते हैं आप, सिम्टोमेटिक HIV वाले पेशेंट को भी कौन सी दे सकते हैं बच्चों, आप उस पेशेंट को मिजल्स दे सकते हैं बच्चों, मिजल्स और रूबेला दे सकते हैं बच्चों, मिजल्स, मम्प्स और रूबेला तीनों दे सकते हैं बच्चों, और उसको आप वेरिसेला की वैक्सीन आप दे सकते हैं बच्चों, क्या दे सकते हैं, वेरिसेला की भी वैक्सीन आप उस पेशेंट को दे सकते हैं, HIV वाले की अगर आपको बात पूछा जाए तो। उसके अलावा ये जो चीज थी वो अडल्ट के लिए थी बच्चों। अगर यहां पे, अगर मैं आपको वहां पे पूछूं, यहां पे नियोनेट हो, ये जो चीज थी वो अडल्ट के लिए थी, अडल्ट के लिए थी। नियोनेट के लिए अगर बोलूं बच्चों, नियोनेट के अंदर पूछूं कि नियोनेट है और HIV इन्फेक्टेड मदर्स किस वो उसका बर्थ हुआ है, बच्चा खुद भी HIV पॉजिटिव है और सिम्टोमेटिक भी है बच्चा, तो आप क्या करेंगे, वहां पे कौन सी वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, सारी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। एक्सेप्ट किसके बच्चों, BCG आप उस बच्चे को दे सकते हैं बच्चों, OPV आप उस बच्चे को दे सकते हैं बच्चों, और मिजल्स जो है वो उस बच्चे को आप दे सकते हैं बच्चों। बच्चे को बच्चा बनाने के लिए ये सारी चीजें आप वहां पे दे सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे बच्चों, और सिम्टोमेटिक की बात होगी, एसिम्टोमेटिक के अंदर आपको, एसिम्टोमेटिक में बच्चों क्या है, ऑल वैक्सीन कैन बी गिवन, ऑल वैक्सीन गिवन कर सकते हैं, कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका नहीं है, क्या कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका नहीं है। इसके बाद में देखेंगे बच्चों, इसके बाद में अगर प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल अगर डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी प्रोग्रेसिव होना चाहिए, क्या प्रोग्रेसिव होना चाहिए, यानी ऐसा डिसऑर्डर होना चाहिए जो बढ़ता ही जा रहा है, तो उसके अंदर ऑल लाइव वैक्सीन कैन बी गिवन, सारी वैक्सीन जो है कैन गिवन होती है। एक्सेप्ट कौन सी बच्चों, एक्सेप्ट डीपीटी के अलावा सारी लाइव वैक्सीन आप दे सकते हैं जिसमें प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है उनको। और ये क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ये पर्टूसिस जो है, इस पर्टूसिस की वजह से इसको नहीं दिया जाता है। यहां पर ये सीजर कोज कर सकता है इस पेशेंट में, और इसकी जो हालत जो है वो गंभीर कर सकता है। अगर यहां पे आपको पूछा जाए, अगर यहां पे बच्चों पालसी वाला, सेरेब्रल पालसी वाला जो पेशेंट हुआ, सेरेब्रल पालसी का जो पेशेंट हुआ, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ में कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं, तो इसके लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता, क्योंकि सेरेब्रल पालसी वो प्रोग्रेसिव नहीं होती है, एक बार हो गई तो वो हो गई, अब आगे नहीं बढ़ती है, न कम होती है, वो फिक्स रहती है। हाँ, सेरेब्रल पालसी जो रिवर्सिबल हो सकती है कुछ कंडीशन में, बट प्रोग्रेसिव नहीं होती है। तो ऑल वैक्सीन क्या हो सकती है बच्चों, ऑल वैक्सीन जो है वो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे दे सकते हैं। तो लाइव वैक्सीन का जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन था वो ये था। अब उसके अलावा देखेंगे बच्चों, उसके अलावा बच्चों एक स्पेशल आता है जिसको बोलते हैं एग एलर्जी। और एग एलर्जी अगर मैं बताऊं आपको, एग एलर्जी अगर है किसी को, तो ऑल लाइव वैक्सीन ऑल गिवन होती है, ऑल लाइव वैक्सीन कैन गिवन एक्सेप्ट। ये देखिए उस टाइम पे जब हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे तो क्या देखा था हमने कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो येलो फीवर जो था उसने क्या किया, वो दे सकते थे, पर अब ऊंट जो है वो पहाड़ के नीचे आ रहे हैं, और एग एलर्जी की कंडीशन में हम सारी वैक्सीन दे सकते हैं एक्सेप्ट येलो फीवर। येलो फीवर को हम नहीं देते क्योंकि ये एग एलर्जी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। और इसके अलावा मम्प्स जो है बच्चों, मम्प्स जो है वो मम्प्स भी हम एग एलर्जी के अंदर हम इसको नहीं देते हैं। उसके अलावा बच्चों एक कंडीशन और होती है, और वो कंडीशन कौन सी होती है बच्चों, वो कौन सी होती है बच्चों, डिजास्टर के टाइम पे। तो डिजास्टर के टाइम पे बच्चों, डिजास्टर के टाइम पे क्या होता है बच्चों, डिजास्टर में जो विक्टिम जो है, डिजास्टर का जो विक्टिम है उसको ऑल लाइव वैक्सीन क्या हो सकती है, ऑल लाइव वैक्सीन कैन गिवन एक्सेप्ट। अगर एक्सेप्ट पूछा जाए तो मिजल्स वहां पे आप नहीं देते हैं। मिजल्स की जो वैक्सीन है
वो उसके अंदर नहीं दी जाती, जिसको जो डिजास्टर का जो विक्टिम है। और उसके अलावा बच्चों, उसके अलावा जो हेल्थ केयर वर्कर जो है उनके साथ में भी ये कॉमन चीज है, उनके साथ में भी यही चीज आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में हम क्या देखेंगे बच्चों, एक लिस्ट जो है वो अपने साथ में है, आई थिंक मैंने डाली थी, एक लिस्ट मैंने डाली थी बच्चों, और वो लिस्ट जो थी वो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की लिस्ट एक डाली गई थी। और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की लिस्ट चलिए कोई बात नहीं, एक बार थोड़े से एमसीक्यूज हम सोल्व कर लेते हैं। और एमसीक्यू सोल्व करने से पहले एक बार हम एडवर्स रिएक्शन देखते हैं बच्चों, एडवर्स रिएक्शन। और ये जो एडवर्स रिएक्शन जो थी, एडवर्स रिएक्शन जो थी वो कौन सी एडवर्स रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी, वो वैक्सीन इंड्यूस ओके। सो अब हम देखेंगे, वो हम क्या देखेंगे कि एडवर्स रिएक्शन जो है, वो एडवर्स रिएक्शन अगर हम लाइव वैक्सीन दे रहे हैं या वैक्सीन दे रहे हैं, अगर हम इतनी इम्यूनोजेनिक चीज दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है किसी भी पेशेंट के अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर एडवर्स रिएक्शन तो आनी लाजमी है। और सवाल जो है इन एडवर्स रिएक्शन से जरूर पूछा जाता है। और ये एडवर्स रिएक्शन कौन सी होती है बच्चों, कौन सी वैक्सीन के साथ में स्पेशली कौन सी एडवर्स रिएक्शन जुड़ी हुई होती है या एडवर्स इफेक्ट जुड़ा हुआ होता है, जो क्या कर सकता है सीएचओ जैसी एग्जाम में या एनओसेट जैसी एग्जाम में स्पेशल सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं। और हम उतने ही साइड इफेक्ट पढ़ेंगे जितने हमारी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी जो क्लिनिकल फीचर है, फ्लैगशिप साइन जो है वो ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और वो कौन सी होंगे बच्चों, वो देखेंगे कौन से हैं। एडवर्स इवेंट जो देखेंगे, एडवर्स इवेंट आपको कौन सी देखने मिलेगी बच्चों, एडवर्स इवेंट क्या देखने मिलेगी, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के साथ में। और ये कौन सी है, इनएक्टिवेटेड वाली है। इन्फ्लुएंजा के साथ में क्या देखने को मिल सकता है बच्चों, जीबीएस आपको देखने को मिल सकता है, यानी गुलन बार सिंड्रोम जो है वो यहाँ पे आप इसको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो है वो न्यूरोलॉजिकल इवेंट से यहाँ पे कोज कर सकता है। अगर सवाल पूछा जाए कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस जो है उसका मेन जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या होता है, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कोज कर सकता है। टीटी और टीडी जो है इसके साथ में जो है बच्चों, टीटी के साथ में ब्रेकियल न्यूराइटिस आपको देखने को मिल सकता है। अगर पूछा जाए ब्रेकियल न्यूराइटिस है वो किस वैक्सीन के साथ में देखने को मिलता है या किस टॉक्सोइड के साथ में देखने को मिलता है, तो टिटनेस के साथ में आपको देखने को मिल सकता है। ओपीवी की अगर बात करोगे, ओपीवी जो है वो एक लाइव वैक्सीन है। और ये जो लाइव वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये क्या कॉज कर सकती है बच्चों, पैरालाइसिस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पैरालाइसिस यहाँ पे ये कॉज कर सकती है, एडवर्स रिएक्शन इसकी होती है। हेपेटाइटिस बी जो है वो आपको हाइपर सेंसिटिविटी और शोक कोज कर सकती है। 100% सवाल यहां से पूछा जाता है। हेपेटाइटिस बी और डीपीटी है, इनसे सवाल जरूर पूछा जाता है। हाइपर सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा कौन कोज करती है, तो हाइपर सेंसिटिविटी में हेपेटाइटिस बी और शोक यहाँ पे कोज कर देगा। मिजल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, 100% सवाल जो है वो इधर से ही पूछे जाते हैं। और स्पेशल सवाल है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से पूछा जाता है कि टीएसएस में आखिर होता क्या, एलर्जन जो है वो करते क्या है। और इस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो इसके लिए मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है जो टीएसएस कोज करता है। मिजल्स के साथ में टीएसएस देखने को मिल सकता है, फेब्राइल सीजर देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे बताइए, जिस पेशेंट में अगर आपको सवाल पूछ लिया जाए कि एक बच्चा है और उसको किसी को पता नहीं, अननोन वैक्सीन है उस बच्चे को दी गई है और वो जो बच्चा है वो उसके साथ में फेब्राइल जो सीजर है वो इंड्यूस हो गए, तो आपको क्या लगता है कौन सी वैक्सीनेशन या कौन सी वैक्सीन जो है वो दी गई होगी, तो मिजल्स वैक्सीन वहां पे दी गई होगी। इसके अलावा एनाफाइलेटिक रिएक्शन और एनसेफेलोपैथी यहाँ पे कोज कर सकता है। रोटा वायरस के साथ में क्या देखने को मिलेगा बच्चों, इंटूससेप्शन आपने देखा होगा, इंटूससेप्शन रोटा वायरस का मेन एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे होता है। रोटा वायरस जो है वो इंटूससेप्शन कर सकता है। इसके बाद में पर्टूसिस की बात थी बच्चों, तो पर्टूसिस के साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा,
पर्टुसिस के साथ में जो आपको चीज देखने मिलेगी बच्चों, आपने HHE का नाम आपने सुना होगा। सवाल जो है वो इधर से ही ज्यादा पूछा जाता है, और सवाल जो है वो कहां से पूछा जा सकता है बच्चों, HHE खोज कर सकता है। और HHE क्या होता है बच्चों, HHE से सवाल पूछा जा सकता है। HHE क्या होता है बच्चों, यहां पे अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, ये जो HHE है वो क्या होता है बच्चों, हाइपोटोनिक रेस्पॉन्सिव एपिसोड। क्या होता है बच्चों, एपिसोड कौन सा होता है, हाइपोटोनिक हाइपो रेस्पॉन्सिव एपिसोड होता है। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, जैसे ही आप किसी को पर्टुसिस की वैक्सीन देते हैं, उस पेशेंट के साथ में आपको क्या देखने मिलेगा कि वो जो पेशेंट है उसकी मसल टोन जो है वो अचानक से डिक्रीज हो जाएगी। पेशेंट जो वो फ्लोपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोपी का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्लोपी का मतलब ये होता है कि मसल टोन जो है वो डिक्रीज हो गई या कम हो चुकी है या खत्म हो चुकी है, फ्लोपी हो जाता है। पेशेंट जो है वर्बल रेस्पॉन्स के लिए हाइपो रेस्पॉन्सिव हो जाता है। टेक्टाइल या वर्बल या ऑडिटरी जो भी रेस्पॉन्स है वो उसमें क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, जिसके साथ में देखने मिलेगा जैसे ही पर्टुसिस वैक्सीन उसको देते हैं। उसके अलावा इनसोलेबल क्राइंग यहां पे बच्चे की आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, इनसोलेबल क्राइंग आपको देखने मिलेगी। और इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इनसेंसोलेबल क्राइंग का क्या मतलब होता है कि बच्चा जो है आपका क्या देखने को मिलेगा बच्चों, बच्चा इतना ज्यादा रोएगा। अगर आपको पास में सवाल है कि यू आर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर आप, और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो CHO जो है आपके सब यूनिट पे, सब सेंटर पे या HWC पे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे एक मदर आई है और उस मदर को, उस बच्चे को आपने वैक्सीनेशन दिया है। बच्चा जो है वो इनसेंसोलेबल क्राइंग कर रहा है, यानी बच्चा चुप ही नहीं हो रहा है, इतना दर्द उस बच्चे को हो रहा है। तो वो कौन सी टाइप की वैक्सीनेशन के साथ में देखने को मिल सकता है, तो वो कौन सी वैक्सीन हो सकती है, पर्टुसिस के साथ में आपको ये चीज देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा बच्चों कन्वर्जन आपको यहां देखने को मिल सकते हैं। तो कन्वर्जन जो है वो कौन सी टाइप की वैक्सीन जो है वो इंड्यूस करवा सकती है, तो कन्वर्जन जो है वो किसके साथ में देखने को मिलते हैं, पर्टुसिस के साथ में आपको देखने को मिल सकते हैं। BCG जो है, BCG के साथ में ओस्टियोमाइलाइटिस और लिम्फेडेनोपैथी आपको देखने को मिलेगी। अगर सवाल पूछ रहा है जैसे कि BCG का मेन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, तो क्या होता है आपका ओस्टियोमाइलाइटिस और लिम्फेडेनोपैथी। मिजल्स, मम्प्स और रूबेला के साथ में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है कि मिजल्स, मम्प्स और रूबेला के साथ में मेन एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, तो क्या देखने को मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और रूबेला और MMR के साथ में क्या देखने को मिलेगा बच्चों, आर्थ्रेल्जिया आपको देखने मिलेगा, यानी जॉइंट पेन आपको देखने मिलेगा। आपने किसी पेशेंट को, किसी बच्चे को रूबेला और MMR लगाया और या आपने कोई भी अननोन वैक्सीन उसको लगा दी और पेशेंट की जो मेन या चीफ कंप्लेन जो आर्थ्रेल्जिया है, यानी जॉइंट का पेन उसको है, तो आपको क्या लगता है कौन सी वैक्सीन आपने दी होगी, तो आपने रूबेला या फिर MMR की वैक्सीन आपने दी होगी। ये सवाल थे, ये एडवर्स इवेंट थे बच्चों, जो इस टाइप के एडवर्स इवेंट जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे बच्चों वो देखेंगे, हम स्ट्रेन देखेंगे। क्या देखेंगे, स्ट्रेन, आखिरकार स्पेशल स्ट्रेन जो है बच्चों, स्ट्रेन जो है वो वैक्सीन के साथ में कौन से स्ट्रेन आपको जुड़े हुए देखने मिलते हैं। हालांकि हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा है कुछ स्ट्रेन हमने BCG वगैरह या मम्प्स का, मिजल्स का, इन्हीं का हमने स्ट्रेन देखे होंगे, पर अब जो स्ट्रेन है वो हम सारे लगभग जितने भी हम पॉसिबल जो पूछा जा सकता है उनका स्ट्रेन हम यहाँ पे देखेंगे। और स्ट्रेन जो होगा बच्चों, स्ट्रेन जो होगा वो स्ट्रेन हम कैसे देखेंगे, एक लिस्ट यहाँ पे मैंने आपके लिए लेके आया हूं और उस लिस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, स्ट्रेन्स आपको देखने को मिलेंगे। और सवाल देखिए, सवाल यहां से आपको पूछा जा सकता है कि स्ट्रेन जो है वो कौन से स्ट्रेन आपको देखने को मिलते हैं। तो BCG का जो स्ट्रेन है वो कौन सा होता है बच्चों, सबसे ज्यादा पॉपुलर, और एक जो हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तब हमें एक ही आता था और उसके बाद में हमने सारे रटने पड़ते हैं। देखिए इनका कोई ऑप्शन नहीं है, ये स्ट्रेन जो है आपको रटने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, बच्चों ये लीजिए, ये स्ट्रेन आपको दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे तो मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, मैं भी आपको बता दूंगा। BCG के लिए कौन सा स्ट्रेन होता है, सबसे पॉपुलर है, ये मेरी दादी भी बता सकते हैं, मेरी दादी माँ को भी पता होगा कि BCG का स्ट्रेन कौन सा होता है बच्चों, दानिश 1331 जो है इसका स्ट्रेन होता है।
इसके बाद में ओपीवी का क्या है बच्चों, साबिन पोलियो वायरस लाइव एटेन्यूएटेड, इसका आईपीवी के साथ में साल के पोलियो वायरस। मम्स का जो है वो कौन सा होता है स्ट्रेन, वो होता है जिल लाइन स्ट्रेन या जेरिलिन स्ट्रेन, इसके साथ में आपको देखने मिलता है। मिजल्स का जो स्ट्रेन होता है बच्चों एडमोनस्टोन जेग्रेव स्ट्रेन होता है इसका। इसके अलावा रूबेला को जो होता है बच्चों वो RA27/3 रूबेला का स्ट्रेन होता है। जापानीज एनसेफेलाइटिस का जो है वो आपको हिंदी में नहीं बोलना है, आपको इंग्लिश में ही बोलना है, वरना आपके साथ में बैठा आपका साथी भाग जाएगा। और वो स्ट्रेन कौन सा होता है, SA14 मेरा मार्कर यहां पे गिर गया है। उसके बाद में इसके बाद में क्या देखेंगे बच्चों, इसके बाद में आप देखेंगे कि यहां पे चिकन पॉक्स का क्या देखने मिलेगा। चिकन पॉक्स आपने भूल गए, वो भी इंपॉर्टेंट है। चिकन पॉक्स का जो होता है, चिकन पॉक्स का जो स्ट्रेन होता है वो कौन सा होता है बच्चों, उसका स्ट्रेन जो है वो क्या होता है आपका ओका, ओका जो है उसका चिकन पॉक्स का स्ट्रेन आपका होता है। येलो फीवर का जो है वो कौन सा आपका 17D204 या 17DD, ये इसका येलो फीवर का स्ट्रेन होता है। हालांकि येलो फीवर का जो स्ट्रेन है उसका शॉर्ट फॉर्म छोटा भी याद रखते हैं, बस 17D है, कहीं कहीं पे ये भी आपको देखने मिलेगा, ये भी इसका स्ट्रेन आपका यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे। और इसके अलावा मम्स का नहीं दिया बच्चों, मम्स का ओके जेरिलिन स्ट्रेन है, या फिर इसको रूबिनी भी बोलते हैं बच्चों, क्या रूबिनी स्ट्रेन भी इसी को बोलते हैं। रूबिनी से आप कहीं रूबेला की तरफ मत भाग जाना, रूबेला जो है वो RA27/3 का इसका है। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा लेप्रोसी का जो है, लेप्रोसी का स्ट्रेन देखेंगे आप, लेप्रोसी का जो है वो कौन सा होता है बच्चों, माइकोबैक्टीरियम प्राणी इंडिकस। किसका बच्चों, लेप्रोसी का देखेंगे। अगर लेप्रोसी में इसका कौन सा देखेंगे बच्चों, बैक्टीरियम प्राणी इंडिकस, ये इसका स्ट्रेन था। अब एक बार हम देखेंगे आगे की कहानी, जो अब हम सवाल जो हमारे पास थे, एक बार उन सवालों की तरफ चलते हैं बच्चों। उन सवालों की अगर हमें व्याख्या करेंगे तो किस तरीके से हम उनकी व्याख्या करेंगे, वो सवाल हम देखेंगे बच्चों। और सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, आई होप अब सारे सवाल आप हल करने में कामयाब होंगे। कुछ 2-3 सवाल अपन ने हल किए थे, उसके बाद में हम क्या देखेंगे, बच्चों, ये सवाल अपन ने हल किया था। उसके बाद में ये सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, क्या आप अब इस सवाल का हल कर सकते हैं। सवाल क्या है बच्चों, हाइपोटोनिक हाइपो रेस्पॉन्सिव एपिसोड अकर विद विच वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन के साथ में आपको ये चीज आपको देखने को मिलती है, कौन सी वैक्सीन के साथ में आपको हाइपो HHE जो है वो आपको देखने को मिला था। तो ये कौन सा था बच्चों, ऑप्शन आपके पास में DPT है, मिजल्स है, वेरिसेला है और IPV है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, HHE जो है वो किसके साथ में देखने को मिलता है, पर्टुसिस के साथ में आपको देखने को मिलता है। और पर्टुसिस के साथ में देखने को मिलेगा, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, राइट आंसर जो होगा इस सवाल का वो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल जो क्या था बच्चों, अगला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। और इस स्क्रीन को मैं थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल बनाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। सवाल बच्चों ये है, सवाल क्या है, ए मदर ऑफ 2 month old wants more information about immunization। एक मदर है, 2 month old बच्चे की मदर है, उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए किसके बारे में, उसको which of the following statement regarding immunization against hemophilus influenza type B। जाहिर सी बात है उस मदर को क्या चाहिए, वो मदर बोलती है कि मेरे को कम नॉलेज है, hemophilus influenza type B की जो वैक्सीन है मेरे को उसके खिलाफ उसके लिए ज्यादा नॉलेज दीजिए। तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो आप करेक्ट बताएंगे। तो इट इज इंडिकेटेड फॉर हाई रिस्क चिल्ड्रन ओनली, क्या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है वो सिर्फ आपको हाई रिस्क चिल्ड्रन है उनको ही इंडिकेट करना होता है। ऑप्शन ए आपका ये। ऑप्शन बी है बच्चों, HIV वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड इफेक्टिवली एज अर्ली एज 2 month ऑफ एज, कि 2 महीने की उम्र तक आप HIV को क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपके सामने है, HIV वैक्सीन should not be given to children who have allergic reaction to egg।
तो अब आप याद कर लीजिए कि एग के साथ में जो एलर्जिक रिएक्शन थी वो हमने किसके साथ में देखी थी, क्या वो HIV के साथ में होती है? तो HIV के साथ में नहीं होती। एग की जो एलर्जिक थी वो येलो फीवर और मम्प्स के साथ में हमने ये चीज देखी थी। तो ये HIV के लिए तो ये चीज करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग हो जाता है, ये भी रॉन्ग। इसके बाद में क्या देखिए, HIV वैक्सीन शुड बी डिफर्ड फॉर इन्फेंट विद हिस्ट्री ऑफ फेब्राइल सीजर। तो क्या जो HIV जो है उसको हम, ऐसा बच्चा जिसको फेब्राइल सीजर की हिस्ट्री है, तो क्या उस बच्चे को हम इसके अंदर इसको डिफरेंट करेंगे, क्या इस बच्चे में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करेंगे? तो जो फेब्राइल सीजर जो है बच्चों वो किसके साथ में देखने को मिलते हैं? अभी हमने एडवर्स इफेक्ट हमने देखे थे या एडवर्स रिएक्शन देखी थी वैक्सीन की, तो फेब्राइल सीजर जो है वो आपको मीजल्स के साथ में देखने को मिले थे। किसके साथ में बच्चों? मीजल्स के साथ में देखने को मिले थे, HIV के साथ में नहीं थे। ऑप्शन ये भी गलत, ये भी गलत, और इन दोनों में से राइट आंसर जो होगा, HIV का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो लगभग 6 वीक के ऊपर हम करते हैं, 6 वीक के ऊपर हम कर सकते हैं, तो लगभग 2 महीने का टाइम लगभग होता है। और जरूरी नहीं है कि ये जो वैक्सीन जो है वो सिर्फ हाई रिस्क चिल्ड्रंस को ही दी जाए। तो यहां पे इस मदर को हमें क्या बोलना है कि यहां पे ऑप्शन जो है वो राइट बी होने वाला है। उस मदर को ये बोलना है कि 2 महीने तक इस वैक्सीन को आप दे सकते हैं, बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो सही नहीं है, वो गलत है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। एक बार इस सवाल को मैं ओके यहां से, आई होप अब आपको दिख रहा है सवाल। हमारी TNC नर्सिंग ऊपर चली गई है, ऊपर ही जानी चाहिए, हमेशा बढ़ती रहे। ओके आगे देखेंगे सवाल बच्चों, ए 18 मंथ ओल्ड प्रेजेंट फॉर ए वेल चाइल्ड चेकअप। एक 18 मंथ ओल्ड बच्चा है, वो चाइल्ड वो चेकअप के लिए आया, बट द पेरेंट आर कंसर्न अबाउट गिविंग द चाइल्ड हिज इम्यूनाइजेशन। कि बच्चा है वो आया है, उसके घर वाले जो है इस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि क्या इसको इम्यूनाइजेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्यों सोच रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू कॉन्ट्रा इंडिकेशन to the administration of 4th DTAP diphtheria and tetanus toxoid and acellular pertussis vaccine। जाहिर सी बात है कि इनको ये पूछा जा रहा है कि परटूसिस का जो DPT की जो वैक्सीन जो दी जा रही है उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं, ये सवाल आपको पूछा गया। ऑप्शन ए आपको ये बोल रहा है, चाइल्ड इज करंटली ऑन एमोक्सिसिलिन फॉर एन ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया के लिए बच्चा जो है वो एमोक्सिसिलिन ले रहा है, तो क्या एंटीबायोटिक लेने वाले बच्चे में क्या वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है? क्या आप दिमाग लगाइए, वैक्सीन जो अगर ड्रग की अगर बात की जाएगी तो कहां पे इम्यूनो सप्रेसेंट पेशेंट जो होगा उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, प्लस कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी वाले, कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी जो बच्चे ले रहे हैं उनको क्या होती है बच्चों, लाइव वैक्सीन जो है वो क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। बट यहां तो एमोक्सिसिलिन ले रहा है। बी जो है वो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री ऑफ एडवर्स रिएक्शन टू DTAP वैक्सीन, कि ये जो बच्चा है उसकी फैमिली जो है उसके अंदर भी एडवर्स इफेक्ट जो था या एडवर्स रिएक्शन जो थी वो प्रेजेंट थी DTAP के लिए या DPT के लिए। ऑप्शन सी है, चाइल्ड इज करंटली फेब्राइल टू 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट उसके लिए। और उसके अलावा ऑप्शन डी है, प्रोलॉन्ग सीजर 2 days आफ्टर द लास्ट DTAP वैक्सीन। यहां तक ही है, सॉरी ये जो है जो दूसरा सवाल यहां पे आ गया इसको मैं काटता हूं बच्चों, यहां पे काटता हूं। ऑप्शन जो डी अपने पास क्या था बच्चों, प्रोलॉन्ग सीजर 2 days आफ्टर द लास्ट DTAP वैक्सीन की लास्ट जो DPT हमने दी थी उसके बाद में 2 दिन तक उस बच्चे को सीजर आए थे। तो चारों ऑप्शन में से आपको क्या लगता है? आपको दिमाग लगाइए जरा, सोचिए जरा, आपने क्या पढ़ा है DPT के बारे में, परटूसिस के बारे में आपने क्या पढ़ा है? ऑप्शन ए चाइल्ड एंटीबायोटिक पे है, तो एंटीबायोटिक का बच्चों कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन से नहीं होता है। एंटीबायोटिक जो है उसका कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होता है, वहां पे हम सारी वैक्सीन दे सकते हैं। ऑप्शन बी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री के अंदर भी ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप आराम से दे सकते हैं इस वैक्सीन को, DPT को। ऑप्शन सी है, चाइल्ड इज करंटली फेब्राइल से हो, माइल्ड टू मॉडरेट फीवर हो, कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन वैक्सीन का नहीं होता है। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। और वो ऑप्शन डी क्यों होगा? वो इस वजह से होगा क्योंकि परटूसिस प्रेजेंट है, और परटूसिस में हमने ये देखा था कि जो आपकी प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो क्या होता है, यहाँ पे आपका परटूसिस में देखने को मिलता है। वहां पे आपको
आपको कन्वर्जन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, ऑप्शन डी, प्रोलॉन्ग सीजर 2 days आफ्टर द लास्ट डीपीटी वैक्सीन। तो यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। ये सवाल था जो आपके इससे पूछा गया आपके वैक्सीनेशन से। अब देखिए, अब आपको पूछा जाएगा, और सवाल क्या पूछा जाएगा बच्चों, सवाल आपको पूछा जा रहा है आपके किससे, आपके स्ट्रेन से पूछा जाएगा कि कौन सा स्ट्रेन है वो कहां काम आता है। तो स्ट्रेन जो है बच्चों वो कौन सा आ रहा है बच्चों, स्ट्रेन जो आपका आ रहा है वो देखेंगे। क्या यहाँ पे सवाल जो है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट मैच ऑफ वैक्सीन एंड स्ट्रेन एक्सेप्ट, यहाँ पे आपको करेक्ट मैच को बताना है, और जो इनकरेक्ट मैच है उसको राइट आंसर आपको टिक करना है। तो आपको क्या लगता है, ये 4 जो ऑप्शन दिए गए इनमें से रोंग मैच कौन सा है, या जो गलत मिस मैच कौन सा है। ऑप्शन ए है इंजेक्टेबल पोलियो साल्क। क्या इंजेक्टेबल पोलियो जो है उसका स्ट्रेन साल्क होता है? तो आईपीवी के साथ में जो होता है बच्चों साल्क ही होता है। आईपीवी के साथ में जो होता है वो साल्क ही होता है, और ओपीवी के साथ में जो होता है वो क्या होता है, साबीन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए तो है वो सही है, यानी मैचिंग जो है वो सही है। चिकन पॉक्स के लिए पूछा गया है, चिकन पॉक्स जो है उसके लिए पूछा गया, और उसके लिए क्या पूछा गया बच्चों, चिकन पॉक्स का जो स्ट्रेन बताया गया है वो स्ट्रेन कौन सा बताया गया आपका, ओका स्ट्रेन बताया गया है। क्या ओका स्ट्रेन बताया गया है। तो यहां पे जो है ये भी राइट आंसर है, और चिकन पॉक्स का भी ओका स्ट्रेन होता है। और एक बार अगर मैं आपको समराइज करूं, अगर एक बार समराइज करूं बच्चों, हमने अभी अभी एक चीज पढ़ी थी, और वो चीज क्या पढ़ी थी, हमने ये देखा था कि आखिरकार इसका स्ट्रेन हमने पढ़े थे बच्चों। आपको ये टेबल रिवाइज होनी जरूरी है। और रिवाइज में क्या देखेंगे बच्चों, आपने चिकन पॉक्स का मैंने बताया था ओका स्ट्रेन था, मीजल्स का मैंने बताया था एडमोस्टोन जेग्रेब स्ट्रेन था, मम्प्स का मैंने बताया था जेरी लिन जो स्ट्रेन था वो उसका था, और आईपीवी का जो साल्क था। सारे के सारे ऑप्शन इधर से ही आए, सारे के सारे ऑप्शन अपने खुद के बनाए हुए। बीसीजी का जो था वो सारा डायनिस वगैरह मैंने बताया था, और ओपीवी का जो बताया था ये बताया था। रूबेला का जो था वो RA27/3 था। अब यहां पे देखेंगे, अब यहां पे देखेंगे बच्चों, सवाल जो था अपना, सवाल जो था वो क्या था, सवाल जो था बच्चों, सवाल जो था ये था। अब यहां पे देखिए ये भी राइट आंसर है, मिजल्स का स्ट्रेन जेरी लिन स्ट्रेन, क्या मिजल्स का था? तो ये जो है वो मिजल्स का स्ट्रेन नहीं था, जाहिर सी बात है, आपको पता है ये मिजल्स का स्ट्रेन नहीं था। ये जो स्ट्रेन था वो मम्प्स का स्ट्रेन था। जेरी लिन जो है यहाँ पे क्या आना चाहिए, मम्प्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, मम्प्स आना चाहिए। मम्प्स के साथ में मिजल्स का जो स्ट्रेन होता है, मिजल्स का जो स्ट्रेन होता है वो कौन सा है तो बच्चों, एडमोस्टोन, एडमोस्टोन, एडमोस्टोन जेग्रेब स्ट्रेन होता है। क्या होता है, एडमोस्टोन जेग्रेब स्ट्रेन है, वो होता है मिजल्स का। जेरी लिन स्ट्रेन नहीं होता है, जेरी लिन स्ट्रेन जो है वो मम्प्स का होता है। तो यहां पे ये ऑप्शन जो है वो राइट कतई नहीं हो सकता। इसके अलावा ऑप्शन डी रूबेला है, तो रूबेले का RA27/3 ही स्ट्रेन होता है। यहां पे जो गलत जो मैचिंग है वो क्या है, ऑप्शन सी है। तो राइट आंसर जो होगा इस सवाल का वो क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर वो सी होगा। इसके बाद में जो देखें, अगला देखें, अगला जो है वो क्या है, अगला ऑप्शन आपके साथ में सवाल ये, 8 month old child has history of unusual crying। 8 महीने का बच्चा है और उसका अनयूजुअल क्राइंग की हिस्ट्री है, यानी कि इनसोंसेलेबल क्राइंग वो बच्चा कर रहा है, एक्सेसिव क्राइंग कर रहा है। एंड कन्वर्जन फॉलोइंग प्रीवियस वैक्सीनेशन आफ्टर बीसीजी डीपीटी ओपीवी फर्स्ट डोज। यानी कि जाहिर से जो सवाल मैंने बताया वही था, एक बच्चा है 8 महीने का और उस बच्चे ने 3 वैक्सीन रिसीव की है, एक बीसीजी रिसीव की है, एक डीपीटी उसने रिसीव की है, और उसने एक ओपीवी का पहला डोज जो है वो रिसीव किया है, एंड हेपेटाइटिस बी का उसने रिसीव किया है। नाउ पेरेंट्स हैव ब्रोट चाइल्ड फॉर नेक्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन। अगले वैक्सीनेशन के लिए लेके आए, व्हिच वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन के अंदर कौन सी वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। याद क्या रखना है, क्या आपका इनसोंसेलेबल जो क्राइंग था या एक्सेसिव क्राइंग जो थी, और उसके अलावा कन्वर्जन, ये कौन सी वैक्सीन प्रोवाइड करती है या कौन सी वैक्सीन जो है वो क्रिएट करती है। तो एक बार आप याद कीजिए कि हमने कौन सी चीजें यहां पे पढ़ी थी, कौन से एडवर्स रिएक्शन हमने देखे थे, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों कि हमने कौन सी एडवर्स रिएक्शन यहां पे देखी थी। तो एडवर्स रिएक्शन में जो हमने देखा मिजल्स के साथ में, तो हमने देखा था कि हमने TSS यहां पे देखा था कि टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यहां पे हो रहा था, फेब्राइल सीजर यहां पे हो रहे थे, ये सारी चीजें हमने देखी थी।
डीपीटी का छोड़ते हैं, हेपेटाइटिस बी का मैंने बताया था कि हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो इसके साथ में आपको सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है। किसके साथ में बच्चों? मिजल्स के साथ में मैंने बताया था टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यहाँ पे हो सकता है। फेब्राइल सीजर आपको यहाँ पे इस वैक्सीन के साथ में देखने को मिल सकते हैं, पर यहाँ पे आपको कन्वल्जन नहीं देख। फेब्राइल सीजर और कन्वल्जन में अंतर है बच्चों, यहाँ पे ये नहीं था। डीपीटी के एक ऑप्शन हेपेटाइटिस बी था। हेपेटाइटिस बी जो है वो आपकी हाइपर सेंसिटिविटी और शोक कोज कर रहा था। दो चीजें थी, हाइपर सेंसिटिविटी और शोक कोज कर रहा था। डिप्थीरिया और टिटनीस वो ये कोज नहीं करता। राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा बच्चों? डीपीटी होगा। इस कंडीशन में अगर बच्चा जो है इनसोल्युबल क्राइंग कर रहा है या फिर वहां पे आपको कन्वर्जन देखने को मिल रहा है, वहां पे आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वैक्सीन जो होगी वो पर्टुसिस होगी। पर्टुसिस को बिल्कुल भी आपको नहीं देना है, तो पर्टुसिस यहाँ पे राइट आंसर होगा, डीपीटी राइट आंसर होगा। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो पर्टुसिस इस वैक्सीन के अंदर नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों, ऑल वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एसिम्प्टोमेटिक एचआईवी अगेंस्ट, कि सारी की सारी वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं एसिम्प्टोमेटिक एचआईवी के अंदर एक्सेप्ट, यानी कि कौन सी वैक्सीन जो है वो इसके अंदर दे सकते हैं, ये आपको राइट आंसर लगाते हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक एचआईवी मैंने बताया था, एसिम्प्टोमेटिक एचआईवी जो तो है उसके अंदर जो बच्चों वो कुछ भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होता। ऑल लाइव वैक्सीन कैन बी गिवन इन एसिम्प्टोमेटिक एचआईवी। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा बच्चों वो आप येलो फीवर भी दे सकते हैं, एमएमआर भी दे सकते हैं बच्चों, उसको आप वेरिसेला एंड जोस्टर भी दे सकते हैं, और लास्ट जो ऑप्शन है वो डी है। तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों डी होगा, यानी नन होगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन एसिम्प्टोमेटिक के अंदर कुछ होता ही नहीं है, आप वहां पे सारी वैक्सीन आप दे सकते हैं। सार्क वैक्सीन का पूछा है, सार्क वैक्सीन इज, तो सार्क वैक्सीन कौन सी है बच्चों? क्या ये लाइव वैक्सीन है, क्या ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, क्या ये किल्ड वैक्सीन है या टॉक्सोइड है? तो आपको पता होना चाहिए सार्क जो है वो आईपीवी को बोलते हैं, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन को बोलते हैं, और इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन है या इंजेक्टेड या फिर इनएक्टिवेटेड बोल सकते हैं बच्चों। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बच्चों साल्क। साल्क जो है इसी को बोलते हैं, और ये जो है इनएक्टिवेटेड यानी किल्ड टाइप की है, तो किल्ड वैक्सीन है। तो राइट आंसर जो है वो सी जाएगा। अपना सेशन मुझे लगता है टाइम का तो मुझे नहीं पता कितना लंबा हो चुका है। एक लास्ट और सवाल है, कुछ एक सवाल और है बच्चों, एक दो सवाल और है, और एक दो सवालों के बाद हमारी कहानी पूरी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉम्बिनेशन वैक्सीन, कि कॉम्बिनेशन वैक्सीन का उदाहरण कौन सा है? हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन वैक्सीन क्या होती है कि एक से ज्यादा स्ट्रेन वहां पे होते हैं, वो बाईवेलेंट हो सकती है, ट्राईवेलेंट हो सकती है, पेंटावेलेंट वैक्सीन हो सकती है। तो कॉम्बिनेशन वैक्सीन में क्या डीपीटी जो है वो कॉम्बिनेशन वैक्सीन है? क्या इसमें न्यूमोकोकल वैक्सीन जो वो कॉम्बिनेशन वैक्सीन है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन क्या कॉम्बिनेशन वैक्सीन है? और ओपी वैक्सीन जो है वो क्या कॉम्बिनेशन वैक्सीन है? या एमएमआर जो है कौन सी है जो कॉम्बिनेशन वैक्सीन है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो होगा बच्चों, कौन सी वैक्सीन इनमें कॉम्बिनेशन है? तो एमएमआर जो है कॉम्बिनेशन है, 3 ट्राईवेलेंट है, और डीपीटी है वो भी क्या आपकी कॉम्बिनेशन वैक्सीन के अंदर ही आता है। तो राइट आंसर जो है वो ए और ई होने वाला है। इसके बाद में सवाल देखते हैं बच्चों आगे का। मिनिमम गैप दैट कुड बी मेंटेन्ड बिटवीन 2 लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन के बीच में मिनिमम गैप कितना रखना चाहिए? अगर 3 वीक और 4 वीक दोनों ऑप्शन में है तो आपको 110% 3 वीक के ऊपर ही क्लिक करना है, और अगर किसी ऑप्शन में 3 नहीं है तो उसके बाद में 4 वीक करना है। अगर 3% है तो आंख बंद करके अगर भगवान भी आके बोल दे कि बेटा ये जो है वो आपको 3 वीक नहीं करना है, 4 वीक करना है, तो भी मत मानना। हो सकता है आपके बुरे कर्मों का फल भगवान दे रहा, कम से कम वहां तो बच जाइए, आगे मिल जाएंगे वो, पर आपको यहाँ पे तो क्या करना है? 3 वीक ही मान के चलना है। आगे देखिए आगे क्या बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइव वैक्सीन इज फॉल्स, लाइव वैक्सीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है? 2 लाइव वैक्सीन कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड साइमल्टेनियसली। पहला यह है कि दो लाइव वैक्सीन है वो उनको एक साथ नहीं दे सकते। ये चीज सही है या गलत है? ये चीज तो बिल्कुल भी गलत है, ये तो नहीं होती है। बूस्टर डोज आर नॉट रिक्वायर्ड व्हेन लाइव वैक्सीन आर एडमिनिस्टर्ड। क्या लाइव वैक्सीन में बूस्टर डोज की जरूरत होती है? तो लाइव वैक्सीन में बूस्टर डोज की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो ऑप्शन है ये तो सही ही बोल रहा है, और हमें जो है वो गलत चीज की पहचान करनी है, ये सही बोल रहा है। ऑप्शन सी जो है वो क्या है? सिंगल डोज गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, कि सिंगल डोज जो है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है लाइव वैक्सीन में। क्या ये बात सही है? तो ये बात एकदम 100% सही है, ये भी हमने पढ़ा था।
ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी आपको ये बोल रहा है लाइव वैक्सीन कंटेन बोथ मेजर एंड माइनर एंटीजेंस, कि लाइव वैक्सीन में बहुत मेजर और माइनर एंटीजेंस होते हैं, तो ये भी एकदम 100% सही है। गलत जो बात है वो क्या है, ए है कि दो वैक्सीन जो एक साथ नहीं दे सकते, पर ऐसा नहीं है, दो वैक्सीन हम एक साथ दे सकते हैं, साइमल्टेनियसली अलग अलग साइट पे हमें देने होते हैं, दे सकते हैं। राइट आंसर जो होगा इस सवाल का, वो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में आगे देखते हैं, इसके बाद में कुछ एक दो सवाल और, हमारा जो सेशन है वो खत्म होने वाला है। ये आज की सेशन का अंतिम सवाल है, और अंतिम सवाल क्या है बच्चों, स्ट्रेन यूज फॉर मिजल्स वैक्सीन, मिजल्स वैक्सीन के लिए कौन सा स्ट्रेन यूज किया जाता है, वो दोनों सवाल आपस में ही जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा मिजल्स वैक्सीन के लिए क्या करना होता है बच्चों, हमें ऑप्शन बी जो है एडमोस्टोन जेग्रब स्ट्रेन हम यूज कर रहे हैं, बाकी के जो वो सारे ओका जो है चिकन पॉक्स के लिए है, ये सारे बीसीजी का और इनका स्ट्रेन है। ये सवाल थे कुछ बेसिक्स ऑफ वैक्सीन में, हमने ये पढ़ा है बच्चों, हमने अभी तक कवर किया है बेसिक्स ऑफ वैक्सीन, और बेसिक्स ऑफ वैक्सीन के साथ में कुछ एमसीक्यूज में हमने हल किए। अभी हमने वैक्सीन पूरा नहीं पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लास में एडवांस ऑफ वैक्सीन, जिसमें हम एक एक सिंगल वैक्सीन को उधेड़ के रखेंगे, उसमें सारी जो सारा जो जितना भी नॉलेज है उसका हम सारा ग्रहण करेंगे, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, और नए नई चीजें क्या उसके अंदर इजाद की जा रही है वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आगे आने वाली क्लास में एडवांसमेंट ऑफ वैक्सीन देखेंगे, और स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे कि स्टोरेज कैसे करते हैं, वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग भी आगे आने वाली क्लास के अंदर करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही। अगर ये आप टीएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए टीएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल को, हमारी मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट कर दीजिए। अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं और इससे भी जबरदस्त क्लास के साथ में, और तब तक ये आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सफल होते रहिए, माँ बाप का आशीर्वाद लेते रहिए। आने वाले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।